थियरी ऑफ लर्निंग, वो मैं लेके आया हूँ। गैने का अधिगम सोपानिकी सिद्धांत, गैने का अधिगम सोपानिकी सिद्धांत मैं लेके आया हूँ। तो उन्होंने सोपानिकी बताई हुई है कि कैसे लोअर से हायर ऑर्डर की तरफ जो है लर्निंग बढ़ती है, उसके बारे में उन्होंने समझाया हुआ है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो बोर्ड वर्क करेंगे, बोर्ड पे सभी लोग ध्यान देंगे, बोर्ड पे सभी लोग ध्यान देंगे, और जहां किसी को नहीं समझ में आएगा वो हमसे पूछेगा भी। तो इससे पहले जो है हमने पढ़ा हुआ था क्या, हमने कर्ट लेविन को पढ़ा हुआ था। इससे पहले हमने कल अभी कर्ट लेविन को फिनिश किया, कर्ट लेविन का सिद्धांत हमने पढ़ा। तो कर्ट लेविन जी ने भी बहुत सारी बातें बताई, कर्ट लेविन जी ने भी बहुत सारी बातें बताई कि कैसे फील्ड में रह करके व्यक्ति कैसे सीखता है। उन्होंने एक सूत्र बताया, वो सूत्र भी आप लोगों को याद हो गया होगा। वह सूत्र उन्होंने बताया, क्या बताया वह सूत्र उन्होंने बताया, बी बी कर्ट लेविन का सूत्र क्या था, थोड़ा सा बस इसी पे बस एक बार ओवरव्यू डाल करके फिर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा बी बराबर एफ, एफ और ई मल्टीप्लाई बाय पी। बी है बिहेवियर, बिहेवियर कब होता है, बिहेवियर कब होता है, व्यवहार कब होता है, जब वो किसी फील्ड में रह करके किसी फील्ड को वह एनवायरमेंट से और पर्सन जो व्यक्ति है वह व्यक्ति एनवायरमेंट में रह करके इंटरेक्शन करके सीखता है, तब जाकर के उसका व्यवहार कोई होता है या कोई लर्निंग होती है उसको। ये उन्होंने समझाया हुआ था, इसी को उन्होंने फील्ड थ्योरी और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी। इस पर कल चर्चा हो गई थी, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। बस एक आपको बस जोड़ने का काम और कल का जो लर्निंग है उसको मैंने जोड़ने का काम किया है। अब इसी के आगे जो लेविन है, जो लेविन गेस्टाल्टवादी थे, लेविन के आगे इन्होंने ये लेविन ने दिया हुआ था, लेविन का सिद्धांत था, लेविन ने अपना ये सूत्र दिया हुआ था क्या, बी बराबर एफ ब्रैकेट में ई मल्टीप्लाई बाय पी। तो ये उन्होंने सूत्र दिया हुआ था, सूत्र। अब इसी के आगे यह भी क्या है, यह कौन थे, यह संज्ञानवादी थे, संज्ञानवादी, या इन्हीं लोगों को कहते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएशन लर्निंग, एसोसिएशन लर्निंग या एसोसिएशन लर्निंग के में काम करने वाले थे। और ये गेस्टाल्टवादी, लेविन गेस्टाल्टवादी थे, और इन्हीं के आगे, हाँ बट ज्वाइन करो सभी, ठीक है। तो लेविन लेविन के आगे जो है, अब इसके आगे हमको जो पढ़ना है वो गैगने को पढ़ना है। गैगने गैगने भी वह, गैगने जो है ये भी गैगने कहते हैं इनको, कहीं गेने कहते हैं, कहीं गैगने कहते हैं, कहीं गेने कहते हैं। तो ये जो है गेने जी ने अपना एक सिद्धांत दिया, गेने जी ने एक सिद्धांत दिया, इसको कहते हैं पदानुक्रमिक सिद्धांत। इसे कहते हैं क्या, पदानुक्रमिक सिद्धांत। और इन्होंने अब तक के जितने भी वह चाहे व्यवहारवादी रहे हो, चाहे वह संज्ञानवादी रहे हो, चाहे वह जो है वह मानवतावादी रहे हो, मानवतावादी को संरचनावादी भी कहते हैं, तो मानवतावादी रहे, इन सारे लोगों को जो है उनमें से इन्होंने चीजें ली है और उसी को उन्होंने पदानुक्रमिक रूप में समझाया हुआ है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे किसको, गैने का पदानुक्रमिक सिद्धांत, गैने का पदानुक्रमिक सिद्धांत पढ़ेंगे। गैने जी के बारे में थोड़ा समझेंगे और गैने जी ने क्या किया उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्या, गैने का पदानुक्रमिक सिद्धांत। गैने का पदानुक्रमिक सिद्धांत, उनके बारे में पढ़ेंगे कि गैने जी ने क्या बात करी है, क्या कहा हुआ है, उनके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। यूट्यूब भी जरा हम शुरू कर लें ताकि हमको वहां से भी दिखे कि कौन यूट्यूब पे भाई लोग हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही सीखेंगे तो एक दिन तो फतह जरूर कर लेंगे, सीखने पर एक दिन फतह तो जरूर करेंगे। चलिए, शानदार प्रदर्शन सभी का। यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब, हाँ सर, बहुत बढ़िया। यहाँ से ना होकर के जो है लोग वहीं रहे, यूट्यूब पे रहे, यूट्यूब पे ही सीखें, यूट्यूब पे ही सीखें। हाँ बहुत बढ़िया, चंचल, सुमन, प्रेम सिंह, इस्लामिक इंडिया, दिनेश सिंह, श्रेणी चरण, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप लोग यही यूट्यूब पे देखिए। हाँ चलिए, तो बात करेंगे हम किसकी, हम पढ़ेंगे रॉबर्ट गेगने की, रॉबर्ट गेगने का पदानुक्रमिक सिद्धांत। रॉबर्ट गेने का पदानुक्रमिक पदानुक्रमिक सिद्धांत, इन्हीं को पढ़ना आज हमको, इनको बहुत विस्तार में समझेंगे और इस पे प्रश्न बहुत आते हैं, इस पे प्रश्न बहुत आते हैं, प्रश्न आते हैं जो है वो इनका लोअर ऑर्डर, इनका हायर ऑर्डर, इसके बारे में पूछा जाता है प्रश्न। और अक्सर प्रश्न एक दो प्रश्न तो आते ही है, सभी प्रकार के एग्जामों में एक दो प्रश्न तो आते ही है। चलिए, तो हम इन्हीं के बारे में आज समझेंगे।
ये कौन है? सबसे पहले तो इनका परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं, परिचय कौन है, फिर उसके बाद इनकी थियरी को समझेंगे और ये इन्होंने कैसे कैसे काम किया उसके बारे में समझेंगे। चलिए, तो ये जो रॉबर्ट गैगने है, रॉबर्ट गैगने जी का पूरा नाम जो है वो है रॉबर्ट मिल्स गैगने। इनका पूरा नाम क्या है? तो रॉबर्ट मिल्स गैगने, ये इनका पूरा नाम है। ये इनका पूरा नाम है रॉबर्ट मिल्स गैगने। अब ये जो है, ये क्या है? इनको कहा जाता है, इनको जो कहा जाता है संज्ञानात्मकवादी। इनको संज्ञानात्मकवादी, ये संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत में पाए जाते हैं, तो इनको कहा जाता है संज्ञानात्मकवादी। संज्ञानात्मकवादी कहा जाता है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने संज्ञानात्मकवादी के पहले हमने आप लोगों को बताया हुआ कि सीखने का सिद्धांत जो है वो 3 रूपों में डिवाइड किया गया है। सीखने का सिद्धांत वह 3 रूपों में डिवाइड किया गया है। 3 रूपों में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। कैसे? तो एक को हम पढ़ते हैं व्यवहारवादी, एक को हम कहते हैं संज्ञानात्मकवादी, और तीसरे को कहते हैं मानवतावादी मानवतावादी, या इसी को कहते हैं संरचनावादी, ये कहते हैं, इसी को हम ये भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे व्यवहारवादी में जो लोग थे उनको इन्होंने क्या किया? उनको इन्होंने फॉलो किया। वहीं संज्ञानात्मकवादी में जो लोग थे इनको इन्होंने फॉलो करके इन्होंने अपना एक कहा कि सीखना होता कैसे है। सीखना कैसा होता है? सीखना एक लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ बढ़ता है, लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ बढ़ता है। सीखना पहले जो है वो कुछ चीजों से संकेतों के माध्यम से सीखता है और फिर आगे जाकर के प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ता है, तो उन्होंने संरचनावादी की तरफ आगे की चर्चा करी। उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग की चर्चा करी। सबसे पहले उन्होंने संकेत लर्निंग की चर्चा करी और सबसे लास्ट में उन्होंने जो है वो समस्या समाधान की चर्चा करी। तो समस्या समाधान मानवतावादी के तहत आता है, समस्या समाधान संज्ञानात्मकवादी के भी तहत आता है। तो ये उन्होंने चर्चा करी, ये लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की चर्चा करी और एक पदानुक्रमिक के रूप में, पद अनुक्रम यानी अनुक्रम के रूप में इन्होंने चर्चा करी। उन्हीं को हम आज पढ़ेंगे। तो ये क्या थे? संज्ञानात्मकवादी थे और इन्होंने इन तीनों को मिला जुला करके क्या किया? पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया। अब जो इनका जन्म है, इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म के बारे में समझ लेते हैं। इनका जन्म 21 अगस्त 1916 को हुआ था। इनका जन्म जो है किनका? रॉबर्ट गैगनी का जन्म जो है, जन्म 21 अगस्त 1916 को हुआ था। इनका जन्म 21 अगस्त 1916 को हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु या 21वीं सदी के या 20वीं सदी के बहुत ही बड़े और मतलब इनका नाम सिद्धांतों में बहुत अच्छी तरह से सिद्धांतों में जाना जाता है और 21वीं सदी में आकर के जो है इनका देहांत हुआ। तो 20वीं सदी से शुरू होकर के 21वीं सदी में आए, तो इनका जो देहांत हुआ यह 28 अप्रैल 2002 को इनका देहांत हुआ। तब तक इन्होंने बहुत सारा काम कर लिया हुआ था। और अपनी एक ख्याति, अपनी एक पहचान उन्होंने बना ली थी। यह जो है यह रहने वाले थे अमेरिका के, तो इसीलिए इनको अमेरिकन शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है इनको। ये अमेरिका के रहने वाले थे और अमेरिका में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। तो अमेरिका में सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक ऑलमोस्ट जो है अमेरिका के ही हैं। तो अमेरिका के हैं, जर्मन के हैं, ये मनोवैज्ञानिक है। वहां पे व्यवस्था है, वहां पे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी अच्छी हैं, तो इसलिए वहां पे स्कॉलर लोग निकले। तो ऐसे ही ये भी जो गैगने जी हैं, गैगने भी अमेरिका के रहने वाले और शैक्षिक मनोविज्ञान के रूप में उन्होंने काम किया। तो इन्हें अमेरिकन शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, इन्हें अमेरिकन शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। ये है। और इनका जो है ये इतना फेमस कैसे हुए? ये जो है इतने फेमस कैसे हुए? इनकी एक पुस्तक आई कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग। इस कंडीशन ऑफ लर्निंग में इन्होंने बहुत बातें बताई, बहुत बताया और इस पे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई प्रकार के इस पुस्तक में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कंडीशन दशा का सिद्धांत किसने दिया हुआ था? दशा वाली पुस्तक किसने लिखी हुई थी? दशा का सिद्धांत, दशा की पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये दशा या कंडीशन ऑफ लर्निंग किसने दिया हुआ था और वह कब छपी हुई थी? तो इस पर भी प्रश्न आता है और ये हमको याद करके रखना, समझ करके रखना। तो कंडीशन ऑफ लर्निंग इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग उनकी कृति थी। और ये जो कृति थी यह छपी कब? तो कंडीशन ऑफ लर्निंग या सीखने की दशा, इसी को हम कह ले तो सीखने की दशा
कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक जो है, कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक, या 1965 में जो इसको पब्लिश किया गया। कब? 1965 में। 1965 में पब्लिश किया। इस पुस्तक में क्या बातें करी गया, यह इतना ज्वलन कैसे हुआ, यह पुस्तक इतनी ज्वलन कैसे हुई? तो यह पुस्तक, इस पुस्तक में सीखने के नियम बताए, सीखने के जो है ये पद बताए गए कि कैसे कैसे व्यक्ति सीखता है, किस किस रूप में व्यक्ति सीखता है। तो सीखने के क्रम यहाँ पे सुझाए गए, समझाए गए, और इसी पे यहीं से जाकर के फेमस हुआ। तभी अपना अपना वीडियो चालू करो, नहीं ऐसा कोई जरूरत नहीं है, वीडियो चालू करने की जरूरत नहीं है। भाई कौन है ये ऑर्डर दे रहा है? तो वीडियो का चालू करने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो बंद करके रखे सभी लोग। हम्म। चले, तो सीखने की दशा, कंडीशन ऑफ लर्निंग जो है वो 1965 में आया। 1965 में आया, और यहीं से जो है वह उन्होंने इसमें क्या क्या बताया, तो सीखने के पदक्रम बताए। इसमें इन्होंने कैसे सूचना कैसे देना है, इंस्ट्रक्शंस कैसे देना है, इंस्ट्रक्शंस की डिजाइन के बारे में भी इन्होंने बताया। तो ये जो सीखने का सिद्धांत, ये जो पुस्तक थी, इस पुस्तक में इन्होंने क्या समझाने की बात करी, तो इस पुस्तक में इन्होंने बताने की क्या बात करी, तो सीखने के पद इन्होंने बताया। इसमें क्या बताया इस पुस्तक में, सीखने जो फेमस हुई, ये फेमस क्यों हुई, तो इसमें उन्होंने सीखने के पद बताए। सीखने के पद, पद वो भी पद कैसे, पदानुक्रमिक रूप में, पद जो है वो पदानुक्रमिक रूप में इन्होंने बताया। और क्या बताया, सीखने के उद्देश्य क्या है, इन्होंने सीखने के उद्देश्य भी इसमें समझाए। सीखने के पद बताए, सीखने के उद्देश्य बताए, सीखने का उद्देश्य क्या है, सीखने का उद्देश्य बताया, और साथ साथ में इन्होंने इंस्ट्रक्शनल डिजाइन भी इन्होंने इसी में समझाया। इन्होंने एक चीज और इसमें बताई, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। अनुदेशन अभिकल्प, इसकी भी हम चर्चा करेंगे लास्ट में, अनुदेशन अभिकल्प क्या है, ये इन्होंने चर्चा करी। ये सब इन्होंने बताया। और इनको इनको एक और चीज से नाम जानते हैं, इनको कहते हैं साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इन्होंने जो अनुदेशन बताया, ये वाला अनुदेशन, इसी अनुदेशन को इन्होंने इतना बेहतर तरीके से बताया कि इनको इनको साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहा गया। साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन का प्रणेता भी इनको माना जाता है। कहीं अगर प्रश्न पूछे कि साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन किसने दिया, साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन किसने दिया, साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको कहा जाता है, तो वहां पे नाम आना चाहिए क्या, रॉबर्ट गेगने। तो रॉबर्ट गेगने, साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये याद रखिएगा, साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रणेता, ये प्रणेता कहे जाते हैं। इतनी बातें हमको समझ करके रखना है, इतनी बातें जो है वो हमको समझ के रखना है कि इनको साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रणेता भी इनको कहा जाता है। इनका जो जन्म है वो 21 अगस्त 1916 को हुआ था। इनका जो मृत्यु है वो 2002 को हुई थी। ये जो है सीखने के सिद्धांत, जो अलग अलग प्रकार के सीखने के सिद्धांत को जो हम अलग अलग कैटेगरी में बांट करके जो सिद्धांतों को जो चर्चा करी गई है, वो व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी, मानवतावादी, इन सभी का सार ये लेके आए, इन सभी का सार लेके आए, और उसी को पदानुक्रमिक रूप में इन्होंने समझाया। तो पदानुक्रमिक रूप में इन्होंने समझाया कैसे, उसकी चर्चा जो हम आगे करेंगे। इनको अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। इनकी पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग, कंडीशन ऑफ लर्निंग, सीखने की दशा, सीखने की दशा, सीखने की अवस्था, सीखने की दशा, सीखने की अवस्था भी कहा जाता है उसे। तो सीखने की दशा, सीखने की अवस्था 1965 में जो है पब्लिश हुई थी। तो इस पर भी प्रश्न आते हैं। प्रश्न अक्सर अक्सर जो है हर प्रकार के प्रश्नों में, चाहे वह नेट का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे एसपीटेट का एग्जाम हो, चाहे टेट का एग्जाम हो, जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो भी, या शिक्षक के भर्ती परीक्षा है, उन सारे परीक्षाओं में गैगने से एक प्रश्न तो आता ही है। एक प्रश्न आता ही है, कभी कभी दो प्रश्न पूछते हैं। तो कभी कभी प्रश्नों के मैंने आपको प्रकार बताए हैं, प्रश्न के प्रकार कैसे पूछे जाते हैं। चलिए मैं इसको रब करता हूं, फिर आगे चलता हूं। मैंने आप लोगों को समझा बताया हुआ पहले का कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो प्रश्न इनके भी उसी तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ पे इनसे प्रश्न पहले कैसे पूछे जाते हैं और अब कैसे पूछे जा रहे हैं। पहले प्रश्न देखिए, प्रश्नों का प्रकार क्या होता है, मैंने बताया हुआ आपको कि जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं। प्रश्न मेनली तीन प्रकार के होते हैं। तो कैसे होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट प्रश्न, इनडायरेक्ट, और तीसरा होता है इन्फरेंशियल प्रश्न, इन्फरेंशियल प्रश्न। तो ये प्रश्न है, इसमें डायरेक्ट प्रश्न ये पूछेगा कि ये बता देगा, कहेगा कि कंडीशन ऑफ लर्निंग किसने दिया, तो डायरेक्ट प्रश्न हो गया, इसका कोई और वो जवाब वही आएगा। तो इनडायरेक्ट ये मतलब ये पूछ देगा, या फिर यहाँ कह दे, ऐसे पूछ दे
कि सीखने की मतलब रॉबर्ट गेगने द्वारा सीखने की दशा में किसका किसका ऑर्डर आता है, ऐसे पूछ दे तो वहां पे ऑर्डर के रूप में पूछ दे तो सीखने की दशा तो कह देगा, सीखने की दशा में हायरार्की पूछ देगा, वो हायरार्की आपसे पूछेगा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, कहीं कहीं इन्फरेंशियल प्रश्न पूछ देता है कि बिल्कुल डीप में चला जाएगा, बोलेगा कि संकेत लर्निंग में एक स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कि इसमें यह स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट में पूछेगा कि यह स्टेटमेंट में क्या आता है, यह संकेत अधिगम आता है, कौन सा अधिगम आता है, तो वो पूछ देगा। तो वहां पे क्या होगा, वो इन्फरेंशियल, यानी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ करके जवाब देना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं इन्फरेंशियल। तो इस प्रकार के प्रश्न रॉबर्ट गेगने के पदानुक्रमिक अधिगम सिद्धांत से आते हैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो ये हमको पढ़ करके चलना है। अभी अभी पहले जमाना होता था डायरेक्ट प्रश्न के आते थे, अब फिर उसके बाद इनडायरेक्ट प्रश्न आना स्टार्ट हुए। अब जो ऑलमोस्ट प्रश्न जो है वो इन्फरेंशियल टाइप के प्रश्न आते हैं, जहां पे अप्लाई, जिसको कहते हैं अप्लाइड बेस्ड, जिसको कहते हैं ये इन्फ्लुएंशियल बेस को कहते हैं अप्लाइड बेस। जो भी प्रश्न आते हैं वो उसी को अप्लाई करता है सिचुएशन में अप्लाई करता है, तो वो हमको समझ के रखना है। हम जब तभी उसका जवाब दे पाएंगे जब उसको डीप पढ़े रहेंगे। तो इसलिए हम आपको डीप पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे सरफेस पढ़ाना होता है तो बस मात्र मैं आपको खाली वो उसका हायरार्की बता करके समझा करके छोड़ देता था। तो ये हमको समझ करके चलना है कि इसके बारे में किसने क्या कहा हुआ है, इस पे क्या इसका एग्जाम्पल होगा और कैसे कैसे एग्जाम्पल आ सकते हैं, वो सब हमको समझ करके रखना पड़ेगा। चलिए तो सब चर्चा करते हैं किसकी। अब हम यहाँ बात करेंगे कि यह जो गैगने का योगदान है वो आया कैसे, इन्होंने कहाँ कहाँ योगदान किया हुआ, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। गैगने का योगदान कहाँ है, गैगने का योगदान कहाँ है, रॉबर्ट गैगने का पदानुक्रमिक सिद्धांत हम ऊपर लिखे रहते हैं, यहाँ नीचे हम एक हेडिंग लिख देते हैं आपको कि योगदान गैगने का जो योगदान है वो कहाँ है। समझ करके रखिए बिल्कुल, और इसके नोट्स अगर आप बना सकते हैं तो बनाते चलिएगा। गैगने का सिद्धांत जो है, गैगने के सिद्धांत में योगदान जो है इनका 3 रूपों में देखा गया, इनका योगदान 3 रूपों में देखा गया, 3 रूपों में अलग अलग बातें इन्होंने बताई। चलिए चर्चा कर लेते हैं उसकी, बहुत ही संक्षेप में चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने पहले तो बताया जैसे ब्लूम ने टेक्सोनॉमी बताई हुई है, जैसे ब्लूम ने टेक्सोनॉमी बताई वैसे ही इन्होंने भी टेक्सोनॉमी बताया, और इन्हीं को आधार बना करके ब्लूम भी आगे गए। ये गैगने का जो सिद्धांत आया, इसी गैगने के सिद्धांत को आधार बना करके ब्लूम ने भी आगे की अपनी चर्चा करी, आगे उन्होंने अपना सिद्धांत बनाया ब्लूम ने भी। तो यहाँ पे ब्लूम जो टेक्सोनॉमी, ब्लूम की टेक्सोनॉमी बनी थी, उसमें क्या कहा गया था, उसमें क्या कहा गया था, साइकोमोटर अफेक्टिव, और हाँ वहां चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्शन, ये उन्होंने बताया हुआ था। तो जैसे उन्होंने टेक्सोनॉमी अपनी बताई हुई थी, टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग किसने किसने गैगने ने, ब्लूम ने, तो ब्लूम से पहले इन्होंने एक खाका तैयार कर दिया था गैगने ने बताया था टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग, टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग, टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग में इन्होंने बताया हुआ था क्या, ये इन्होंने समझाया हुआ था इसको कॉग्निशन, अफेक्शन और साइकोमोटर ये बताए थे। अब इसी में कॉग्निशन, अफेक्शन और साइकोमोटर में इन्होंने बताया था कि कैसे सीखना होता है। तो सीखने के इसमें एक चीज इन्होंने, इनका योगदान ये भी था कि टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग इन्होंने समझाया हुआ था, और इसमें बताया हुआ था कि कैसे व्यक्ति सीखते हैं और इसमें क्या क्या आता है। तो इन्होंने बताया था कि कॉग्निशन आता है, इसमें इन्होंने पहली जो चर्चा करी थी उन्होंने कहा था कॉग्निशन, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, व्यक्ति पहले कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी बनाता है, स्ट्रेटेजी बना करके आगे बढ़ता है। और वो स्ट्रेटेजी बनाता कैसे है, तो यहाँ पे जो एक होल चीज होती है उसको संकेतों के माध्यम से दिमाग में अपने रखता है व्यक्ति, पहले जो होल चीज होती है उस होल चीज को संकेतों के माध्यम से अपने दिमाग में रखता है, फिर उसको अप्लाई करने की आगे आगे कोशिश करता है। तो वही इन्होंने कहा कि ये इसमें सीखने के लिए सबसे पहला काम होता है कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, कॉग्निटिव कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी बनाता है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी बनाता है। और क्या इसी के साथ में वह क्या करता है, अपना एटीट्यूड विकसित करता है। यानी अफेक्शन में क्या होता है, तो अफेक्शन में उसी हिसाब से वो सीखता है, जो उसके अंदर में अफेक्शन है, जो एटीट्यूड है, उसी एटीट्यूड को अप्लाई करता है, उसी से सीखता है। तो एटीट्यूड की भी उन्होंने बात करी थी, बच्चे का एटीट्यूड, व्यक्ति का एटीट्यूड उसी पर निर्भर करता है कि वह सीखना कैसे होगा। और इसी आधार पे अपना संज्ञान के आधार पर उसका अफेक्शन या एटीट्यूड, और उसी आधार पे क्या करेगा, वो अपना साइकोमोटर चलाएगा, यानी वो गत्यात्मकता वैसे ही करेगा। गत्यात्मक यानी जैसे एक एग्जांपल हम इसी पे ले लें, एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे,
कि मान लीजिए हमको यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, चलिए क्षमा चाहेंगे, चलिए। तो हम कहाँ बात कर रहे थे? तो जैसे मैं हूं, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं, आवाज बराबर है, हाँ, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाते समय मैंने क्या किया हुआ है, मैंने खुद ने भी पढ़ा होगा, मैंने खुद ने भी तैयारी होगी, मेरे पास खुद का एक्सपीरियंस होगा। उस खुद के एक्सपीरियंस के आधार पे वह मेरा कॉग्निशन है, वह मेरा क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी है। मैं उसी कॉग्निटिव स्ट्रेटजी के आधार पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, और मेरा पढ़ाने की शैली है, मुझे पढ़ाना पसंद है, तो उस पढ़ाने पसंद के आधार पे मेरा एटीट्यूड है, हुआ यानी मेरा संज्ञान है, संज्ञान मुझे इसके बारे में जानकारी है, और मुझे पढ़ाना आता है, तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, यानी मैं कॉग्निटिव स्टडी तैयार कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाने की मेरे पास तकनीकी है। और फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको आपको बोर्ड के रूप में बोल करके, साइन के जरिए, अलग अलग रूपों में मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये क्या हुआ, इसको कहते हैं क्या, साइकोमोटर, इसको कहते हैं साइकोमोटर स्किल या साइकोमोटर स्ट्रेटजी, मोटर स्किल। तो ये भी चीज इन्होंने समझाया अपने, एक एक चीज इन्होंने ये समझाई, इनका जो योगदान था ये बताने का योगदान था, और इसी को आगे फॉलो करके, इसी को आगे फॉलो लेकर के जाने का काम किसने किया हुआ था, इसी को आगे लेके जाने का काम किया हुआ था जो है वो ब्लूम ने इस पर इन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया हुआ था। जो ये गैगने है, गैगने ने इस बात पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया हुआ था, बस थोड़ी सी खाली इसकी संकल्पना बताई हुई थी और फिर इसको छोड़ दिया था। आगे जो है वह ब्लूम इसको आगे लेके जाने का काम इन्होंने ब्लूम ने किया हुआ था। अब बात करते हैं जो दूसरा कॉग्निशन ऑफ लर्निंग, जो इनकी पुस्तक आई थी, उस पुस्तक में जो इन्होंने हायरार्की ऑफ लर्निंग बताया था, जो इनका दूसरा योगदान था, वह था दूसरा योगदान कॉग्निशन ऑफ लर्निंग। इनका जो दूसरा योगदान था कॉग्निशन ऑफ लर्निंग। कॉग्निशन ऑफ लर्निंग में इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने कुल 6 प्रकार के पद बताए थे, कुल इन्होंने 6 प्रकार के पद बताए थे। 6 प्रकार के पद क्या थे, चले यहीं पे हम ऐसे खाली हल्का से लिख देते हैं, फिर मैं उसको विस्तार बताऊंगा आपको। तो इन्होंने सिग्नल लर्निंग बताया था, सिग्नल लर्निंग बताया था इन्होंने, जो है इसके साथ उन्होंने स्टिमुलस स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग बताया था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग बताया था। इसको मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा, इसके बाद ये खत्म है, इसके बाद आपको वो बताऊंगा। इन्होंने चेन लर्निंग बताया हुआ था, चेन लर्निंग बताया था। इन्होंने जो है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग बताया था, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग बताया था। इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग बताया था। इसी में कुल मिलाकर के 8 जो है इन्होंने सुझाए हुए थे। फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग इन्होंने इसी में समझाया हुआ था। इसी में इन्होंने जो है रूल लर्निंग इन्होंने समझाया हुआ था, इसी में चर्चा करी हुई थी। ये सभी क्या है, ये हायरार्की के रूप में है, ये सभी सिग्नल, स्टिमुलस रिस्पांस, चेन, वर्बल, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, और एक लास्ट में था प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये लर्निंग जो है इन्होंने कैसे समझाया था, ये कहा हुआ था कि ये सबसे लोवेस्ट है और हाईएस्ट जो है वो नीचे है। तो सबसे लोवेस्ट जो है इसको बताया हुआ था, इसको सबसे लोवेस्ट बताया हुआ था, और इसको सबसे हाईएस्ट बताया हुआ था। यह लोवेस्ट था, इसको उन्होंने कहा था लोवेस्ट प्रकार का लर्निंग, और इसको सबसे हाईएस्ट लर्निंग इन्होंने अपने में समझा था। और इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे लोवेस्ट गैगने के अनुसार सबसे लोवेस्ट, गैगने के पदानुक्रम में सबसे लोवेस्ट सीखने का पद क्या है, सबसे निम्नतम सीखने का पद क्या है, तो सबसे निम्नतम सीखने का पद है वह सिग्नल लर्निंग, और सबसे उच्चतम जो सीखने का पद है वह क्या है, वह है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वह सबसे उच्चतम है, इसको उन्होंने समझाने का काम किया था। तो ये उन्होंने क्या समझाया था, टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग के बारे में बताया हुआ था। दूसरा उन्होंने कॉग्निशन ऑफ लर्निंग के बारे में बताया हुआ था। तीसरा जो उन्होंने बताया हुआ था, तीसरी बात उन्होंने जो करी थी वह करा हुआ था इन्होंने क्या, कि 9 इवेंट्स बताए हुए थे। इन्होंने कुछ इवेंट्स बताए हुए थे इंस्ट्रक्शंस के, कैसे जो है पढ़ाते समय सूचना कैसे देनी है, पढ़ाते समय कैसे सूचना देनी, कैसे अनुदेशन करना, उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो गैगने ने 9 इवेंट बताए थे, गैगने ने कुल 9 इवेंट्स बताए थे, 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने बताए थे। इसकी भी चर्चा हम करेंगे लास्ट में, इसकी चर्चा हम करेंगे। 9 इवेंट्स कौन कौन से, तो 9 इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, क्या तक हो गया, अब आगे चलते हैं।
अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कॉग्निशन ऑफ लर्निंग का। कॉग्निशन ऑफ लर्निंग में जो हायरार्की है उसको उन्होंने क्या बताया उसको हम समझ लेते हैं। यह गैगने का योगदान हमने समझ लिया। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि जो हायरार्की है वो हायरार्की क्या है। जो हायरार्की है गैगने की वो क्या है। इतना तो आपने समझ लिया कि गैगने गैगने कौन थे। गैगने जो है वो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। उनकी जो पुस्तक है कॉग्निशन ऑफ लर्निंग, उसके बारे में उन्होंने जो है वो बताया हुआ था, उसके बारे में उन्होंने समझाया हुआ था, और वो 1965 में आई हुई थी। इन्होंने इन्होंने जो है कॉग्निशन के ऊपर हायरार्की जो है दी हुई थी, लर्निंग की हायरार्की, और वो हायरार्की के बारे में हम यहाँ से चर्चा करेंगे। चलिए हायरार्की के बारे में चर्चा करते हैं। इनकी हायरार्की क्या थी, गैगने का पदानुक्रमिक सिद्धांत क्या था। गैगने का पदानुक्रमिक सिद्धांत, उसके बारे में समझते हैं विस्तार में। इसको हमको समझना है, इसको जो हमको विस्तार में समझना है। गैगने का पदानुक्रमिक, रॉबर्ट एम गैगने का पदानुक्रमिक सिद्धांत, गैगने का पदानुक्रमिक सिद्धांत, इनको इन्होंने एक हायरार्की के रूप में सुझाया हुआ है। इसको उन्होंने एक हायरार्की के रूप में सुझाया हुआ। हायरार्की कैसी थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हायरार्की कैसी थी, इसको उन्होंने हायरार्की बताया। हायरार्की बताया इन्होंने। सबसे पहली हायरार्की क्या बताई, जो सबसे पहली हायरार्की बताई वो क्या बताई। पहली हायरार्की उन्होंने बताया क्या, संकेत अधिगम। पहले तो उन्होंने कहा संकेत अधिगम, संकेत अधिगम, संकेत अधिगम को इन्होंने कहा क्या, साइन लर्निंग, साइन लर्निंग। दूसरे को उन्होंने कहा क्या, दूसरी जो बात उन्होंने बताई, वो दूसरी बात इन्होंने बताई क्या, कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक उद्दीपक अनुक्रिया, ये समझ करके इसी पर प्रश्न बार बार आते हैं, इसी पर प्रश्न बार बार आते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जिसको कहा गया क्या कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। वही जो तीसरा इन्होंने बताया, वो तीसरा बताया इन्होंने श्रृंखला अधिगम। इन्होंने कहा श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला अधिगम, जिसको कहा गया चेन लर्निंग। चेन लर्निंग। जो चौथा इन्होंने बताया आगे जाकर के, चौथी बात जो इन्होंने करी, चौथा इन्होंने कहा कि शाब्दिक साहचर्य अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। और जो आगे की बात इन्होंने करी, एक इसके बाद इन्होंने बताया ये सभी ये लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा आगे विभेद अधिगम, यानी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेद अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग बताया। फिर आगे जाकर के इन्होंने कहा कि आगे जब ये, और आगे इन्होंने बताया संप्रत्यय लर्निंग। क्या बताया, तो संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम या कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर आगे जब आगे गए, जो सातवां इन्होंने बताया, सातवां बताया रूल लर्निंग, रूल लर्निंग, या इसको कहा गया अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम या नियम, अधिनियम अधिगम, या इसी को सिद्धांत भी कहा गया, सिद्धांत अधिगम, इसी को कहा गया रूल लर्निंग। कोई भी बात है कोई सीखेगा तो रूल के जरिए सीखेगा। फिर सबसे लास्ट का जो टॉप इन्होंने बताया, टॉप वाली बात बताई इन्होंने, समस्या समाधान अधिगम। इन्होंने जो बताया वो बताया समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, जिसको कहा गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अब इसी को चलिए समझ लेते हैं, इसी को हमको विस्तार में समझना है। ये चीज इन्होंने बताई, यही चीज इन्होंने बताई कि इस प्रकार से लर्निंग होती है। यह एक इनका पदानुक्रमिक था, इसको इन्होंने समझाने की कोशिश करी।
समझाने की कोशिश करी। कैसे? इन्होंने कहा संकेत अधिगम होता है सबसे नीचे का जो होता है, सबसे लोवेस्ट जो पद होता है वो लोवेस्ट पद होता है संकेत। यानी संकेत में कोई बच्चा बस मात्र संकेतों को ध्यान में रखता है और संकेतों को ध्यान में रख करके सीख लेता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद सबसे टॉप का जवाब बताया इन्होंने समस्या समाधान। अब चलिए हम इस पे विस्तार में चर्चा करते हैं, एक को हम चर्चा करते हैं। अब एक एक पे उदाहरण देते जाएंगे, बस यही से उदाहरण देंगे आपको, उदाहरण देकर के आपको यहाँ से समस्या चलते चलना। चलिए, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसकी? संकेत अधिगम की। तो संकेत अधिगम में क्या कहा गया? संकेत अधिगम में सबसे पहले तो जो इसको जो प्रमोट करने वाले थे, ये इन्होंने लिया कहां से? मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने क्या किया कि जो ये व्यवहारवादी है, जो संज्ञानात्मकवादी है और जो मानवतावादी है, इन तीनों के अधिगमों को इन्होंने अपने अंदर लिया, एब्जॉर्ब किया और उसी के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत बनाया। इन्होंने उन्हीं को इन्होंने कुछ नया नहीं बनाया, उसी को इन्होंने पद क्रम में लगा दिया। इसी को इन्होंने पद क्रम में लगा दिया कि सीखना कैसे कैसे होता है। इन्होंने पद के रूप में समझा दिया कि सबसे लोवेस्ट ये होता है, उसके बाद वो होता है, उसके बाद वो होता है, उसके बाद होता है। इसीलिए इनको एक कंपाइल भी कहा जाता है, इनको एक कंपाइलेशन भी कहा जाता है कि इन्होंने सारे सिद्धांतों को कंपाइल करके बता दिया है। तो कंपाइल करके बताया, इन्होंने कहा कि इन्होंने 8 प्रकार के अधिगम बताए, वो आठों प्रकार के अधिगम सीरियल बाय सीरियल एक पद में जाते हैं। यानी ये लोअर से हायर, हायर से हायर, हायर से हायर, हायर से सबसे हायर जो है, उन्होंने बताया समस्या समाधान। तो समस्या समाधान बताया और उसके आधार पे इन्होंने अपना बताया कि किस तरह से व्यक्ति जो है सीखता है। चलिए चर्चा करते हैं संकेत अधिगम। तो संकेत अधिगम इन्होंने लिया कहां से? इन्होंने लिया पावलो के सिद्धांत से। इन्होंने पावलो का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत था पावलो का, उससे इन्होंने लिया कि ये कहते हैं कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति है, वह व्यक्ति क्या करता है, कोई संकेत होता है, उस संकेतों को अपने मन में वह स्कीमा के रूप में बना लेता है, मन में एक कॉन्सेप्ट में बना लेता है और उसी आधार पर वह सीखता है। तो ये सबसे लोवेस्ट है। यानी कहीं गया तो उसको देख लिया, देख करके अपने मन में बना लिया, मन के बना करके सीख लिया। या टीचर भी क्या करता है, कोई चीज को संकेत बना लेता है और उसी के आधार पर समझाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बात लिख लेते हैं, ये फॉलो इन्होंने कहा से लिया, इसकी जो विस्तार में जो समझा है, ये संकेत अधिगम को जो विस्तार में समझाने का काम किया वो पावलो ने किया हुआ है और पावलो से ही इन्होंने इस चीज को उठाया हुआ है। पावलो से ही जो गैगने ने उठाया हुआ और इसको समझाया हुआ है। तो इसको मानते हैं क्या इस चीज को कि ये किसने दिया हुआ? तो पावलो ने इसकी व्याख्या की है। पावलो ने इसकी व्याख्या की है और उसमें बताते क्या है? तो इसमें बताते हैं जैसे मान लीजिए हम कहें कि जो टीचर है वो क्या करता है, क से ही कबूतर बताता है, क से कबूतर बताता है, क से कमल बताता है, क से ही कमल बताता है। तो ये सब क्या है? ये सब क से आते हैं, क से आते हैं। तो क से ही जो है व्यक्ति क्या कर रहा है, वो सीख रहा है। तो क से कबूतर, क से कमल, ऐसे ही पावलो के अधिगम के सिद्धांत को लेते हैं। तो पावलो ने क्या किया हुआ था? पावलो ने जो है वो क्या किया, सबसे पहले तो देखा कि भोजन है, मतलब भोजन है, भोजन को देख करके कुत्ते में लार आ रही है। तो भोजन को देख करके यानी उद्दीपक मतलब जो है उसको देख करके उसको लार आ रही है। अब उन्होंने क्या किया, वो उसको भोजन को हटा दिया, फिर देखा घंटी को बजाया। घंटी क्या हुआ? घंटी एक संकेत हो गया। अब संकेत के माध्यम से उसके अंदर में लार आ रही है, संकेत के माध्यम से वो लार आ रही है। तो यही चीज को उन्होंने आगे उठाया कि संकेत के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा सकता है, जबकि यह सबसे लोवेस्ट है। इसमें कोई संज्ञान नहीं आ रहा है, खाली क्या हो रहा है, उसको देख करके वो कर रहा है। एक एग्जांपल और लूं, जैसे मान लीजिए हम कहीं जाते हैं तो जैसे ही हमको लगता है हम कहीं स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे हैं, अपना हम देखें, जैसे हम प्लेटफॉर्म पे हैं तो प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो जैसे ही दिखता है गाड़ी का अनाउंस होता है, या जैसे ही अभी तक तो नहीं दिख रहा है, तो हम वहां 2 घंटे से बैठे हुए हैं प्लेटफॉर्म पे और जैसे ही दिखा कि फला गाड़ी फला प्लेटफॉर्म पे आती है, तो हम तुरंत क्या करते हैं, हमारा जो बैग वगैरह इधर उधर बिखरा रहता है हम तुरंत भरते हैं, भर करके उस प्लेटफॉर्म पे जाने की कोशिश करते हैं। तो वह संकेत हमको ये प्रेरित करता है कि हमको ये काम करना है, वो संकेत हमको ये प्रेरित करता है कि हमको ये काम करना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम रास्ते में जा रहे हैं, चौराहे पे जा रहे हैं और चौराहे पे हमने देखा कि जाते जाते तब तक रेड सिग्नल लग गया। तो रेड सिग्नल लग गया और रेड सिग्नल ही होते ही क्या करते हैं, हमारा पैर ऑटोमेटिक जो है हमारा ब्रेक पे पहुंच जाता है, एक्सीलेटर पे पहुंच जाता है, हम तुरंत गाड़ी को स्लो कर लेते हैं। तो वो क्या है, वह हमको संकेत देता है, वो संकेत हमको बता रहा है कि हमको क्या करना है, रुकना है। तो वो उस चीज को सीखने को इन्होंने समझाया हुआ था, बताया हुआ था। इन्होंने कहा कि ये सबसे लोवेस्ट होता है और ये पावलो जी ने इसका विस्तार में समझाया हुआ है। तो ये भी चीज हमारी जो है वो मतलब ये हमको यहाँ पे सीखना है और इसी आधार पे बच्चों को सिखाते हैं। सिखाने के लिए मैंने बताया कि क से कबूतर, ख से खरगोश, ये भी हम संकेतों के माध्यम से सिखाते हैं। जैसे हम त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज जैसे ही है, हमने कहा त्रिभुज का छाप हमारे अंदर बन जाती है। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या होगी, वह त्रिभुज होगी। चतुर्भुज तो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के 2 रूप होते हैं, तो एक होता है स्क्वायर और एक होता है वर्ग, मतलब एक होता है वर्ग और एक होता है आयत। एक आयत और वर्ग, इसके 2 रूप होते हैं। तो अब हम यहाँ पे उसी को अलग अलग रूपों में समझा रहे हैं।
उसी को अलग अलग रूपों में समझा रहे हैं। तो ये जो है वो समझाने की बात संकेत अधिगम को इन्होंने बात करी हुई थी। चलिए हमने समझ लिया पहला संकेत अधिगम। दूसरी बात करी इन्होंने उद्दीपक और अनुक्रिया। आपने देखा जितने भी व्यवहारवादी वो सभी उद्दीपक अनुक्रिया के पीछे पड़े हुए थे। तो यहाँ पे इन्होंने ज्यादा जो उद्दीपक और अनुक्रिया पर काम करने का काम किया वो थॉर्नडाइक और स्किनर ने। तो थॉर्नडाइक और स्किनर को इन्होंने अपने अपने सिद्धांत में इन्होंने लिया कि जब व्यक्ति कुछ करता है, सीखता है, तो उद्दीपक को ध्यान में रख करके सीखता है। उद्दीपकों को ध्यान में रख करके सीखता है। जैसा ही उद्दीपक हमारे सामने आता है और वैसे हम अनुक्रिया करते हैं। जैसा ही उद्दीपक हमारे सामने आता है वैसे हम अनुक्रिया करते हैं। तो उद्दीपक और अनुक्रिया को समझाने का काम किसने किया था? कभी कभी पूछा जाता है कि यह उद्दीपक अनुक्रिया गैगने ने कहां से लिया? उद्दीपक और अनुक्रिया गैगने ने कहां से लिया? तो उद्दीपक और अनुक्रिया जो है वो स्किनर और थॉर्नडाइक से इन्होंने लिया। स्किनर और थॉर्नडाइक से लिया। वहां ये कहते हैं कि जैसे स्किनर ने प्रयोग किया, प्रयोग करके उन्होंने पुनर्बलन की संकल्पना दी। जैसे थॉर्नडाइक ने नियम की संकल्पना दी, वैसे ही इसको इन्होंने अपने दूसरे क्रम में रखा। कि उद्दीपक के आधार पर ही अनुक्रिया होती है। तो इसको कहा गया क्या? SR लर्निंग। इसको कहा गया SR लर्निंग। कौन सी लर्निंग? तो SR लर्निंग। SR लर्निंग कहां से लिया गया? तो थॉर्नडाइक और स्किनर से। थॉर्नडाइक और स्किनर ने इसको समझाया हुआ है। थॉर्नडाइक और स्किनर ने समझाया हुआ इसको विस्तार में, और इसी को इन्होंने अपने में लिया कि जब व्यक्ति है वो सीखता कैसे? उद्दीपक को ध्यान में रखते हुए। जैसा उद्दीपक उसके सामने रहेगा, जैसा पुनर्बलन उसके सामने रहेगा, वैसा ही वह सीखने की प्रतिक्रिया करेगा। इसका विस्तार में हमने समझा दिया, इसको बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें बात कह लेते हैं कि जैसा अगर हमको कोई अच्छी आदत बनानी है, अच्छा आचरण अगर हम बच्चे के अंदर में डेवलप कराना है, तो हम उसको उसी हिसाब से मोल्ड करते हैं, उसी हिसाब से शेप करते हैं, उसी हिसाब से उसको लेके जाते हैं। तो शेपिंग का काम भी उन्होंने बताया हुआ था। आपने समझा होगा कि स्किनर ने बताया हुआ था कि शेप कैसे करना है। तो शेप करने के लिए उसको लगातार पुनर्बलन देना है। पुनर्बलन देते पुनर्बलन या पनिशमेंट दोनों वहां पे देते हम उसको क्या कर सकते हैं? वो समझा सकते हैं। तो उद्दीपक और अनुक्रिया को भी इन्होंने समझाया। श्रृंखला अधिगम भी इन्होंने समझाया। तो श्रृंखला अधिगम क्या होता है? चेन लर्निंग को जो है इन्होंने समझाने का जो काम किया कि चेन कैसे होती है, इस पर इन्होंने कई प्रकार के एग्जाम्पल दिए। जैसे इन्होंने चेन में कहा कि कोई भी व्यक्ति कैसे सीखेगा, तो उसको चेन में एक बार में सारी बातें नहीं होंगी। कोई भी सीखना, प्लीज बात ना करें, अपना आवाज म्यूट करके रखें। कोई भी व्यक्ति सीखता कैसे? तो सीखता सबसे पहले वह, मान लीजिए हमें बच्चे को ये पूरा सिखाना है। पाओलो ने इसकी व्याख्या की। जैसे किसी बच्चे को हमको इतना बड़ा सेंटेंस बताना है, तो पाओलो ने इसकी व्याख्या की। इतना सीखने में बच्चा कहां सीखेगा? जब बच्चा तीसरी में पहुंचेगा तब। बच्चा तीसरी में या दूसरी में जब पहुंच पाएगा, तब यह इतना फ्लुएंटली ये समझ पाएगा कि पाओलो ने इसकी व्याख्या की। अब इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बच्चे को जितनी ध्वनियां है वो ध्वनियां समझानी पड़ेंगी। ध्वनियों से शब्दों को समझाना पड़ेगा। शब्दों को मिला करके उसका एक वाक्य, छोटा वाक्य बनाना सिखाना पड़ेगा। फिर वह शब्दों को एसवीओ फॉर्म में बताना पड़ेगा। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट में बताना पड़ेगा। यह क्या है? यह उसका चेन है। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फोनीम बताएंगे, फिर मार्फिम बताएंगे, फिर सिंटैक्स बताएंगे, सीमेंटिक बताएंगे, तब जाकर के प्रैग्मेटिक की तरफ पड़ेगा। तो इसी को ये कहते हैं, इन्होंने कहा कि जो सीखना होता है वह सीखना अधिगम, जो सीखना है वह एक चेन में होता है। सीखना जो है वह एक चेन में होता है। इसको उन्होंने दो रूपों में व्याख्या किया। इसकी हम चर्चा थोड़ा बाद में कर लेते हैं। एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको ले लें। मान लीजिए आप घर में हैं, आप घर में बड़े भाई हैं, या आप घर में मम्मी पापा हैं, या कोई भी है, और आपका छोटा भाई या आपका बेटा बेटी आप घर विद्यालय से पढ़ करके आ रहा है, और वो क्या किया कि उसने पानी का बॉटल जो है, गया फ्रिज में से पानी का बॉटल निकाला, पानी पिया, और पानी बॉटल पी करके कहीं रख दिया, और आपने उसको तुरंत टोका नहीं। पानी पीना है, पानी पी करके तुरंत फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना है। पानी का बॉटल पियो और फ्रिज में रखो, पानी का बॉटल पियो, पानी बॉटल से और फ्रिज में रखो। तो पहले दिन तो उसने क्या किया? वो पानी पिया, पानी पी करके निकल गया। बच्चा पानी पिया, पानी पी करके निकल गया। आपने उस दिन उसको टोका, समझाया कि पानी को फ्रिज में दोबारा रखना है। तो पहले दिन आपने सिखाया, दूसरे दिन भी उसने ये एक्टिविटी करी, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन वह क्या कर रहा है? वह सीख लेता है कि पानी पीना है, पी करके तुरंत उसी बॉटल में फ्रिज में रखना है। तो यह इसी तरह से वह सीख लेता है कि कोई प्रक्रिया जो है उसको हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब हम उसको एक चेन में लेके जाते हैं, धीरे धीरे जब हम मोल्ड करते हैं तो वो भी सीख लेता है। और इसको भी देने का काम जो समझाने का काम है, वह उन्होंने अपने चेन लर्निंग, इन्होंने एक बताया हुआ था शेपिंग और चेनिंग। स्किनर ने इसको भी समझाने का काम किया है।
चेनिंग में जब उन्होंने अपनी एप्लीकेशन बताया हुआ था स्किनर ने, तो उसमें चेनिंग बताया हुआ था कि शेपिंग और चेनिंग के जरिए हम समझा सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्किनर को समझ सकते हैं कि ये जो देने का काम किया है वह इसमें समझाने का काम किया स्किनर ने, और साथ साथ में किसने समझाने का काम किया और बेहतर तरीके से समझाने का काम किया गिलबर्ट ने। इसको जो बेहतर तरीके से श्रृंखला अधिगम को जो बेहतर तरीके से समझाने का काम किया किसने किया है? गिलबर्ट जी ने। और ये सब प्रश्न आते हैं, किसको समझाने का काम किसने किया है, तो याद रखिएगा इसको समझाने का काम गिलबर्ट जी ने किया हुआ है। गिलबर्ट ने समझाने का काम किया हुआ है, समझाने का काम किया। और साथ साथ में किसने किया, तो हम इसको श्रृंखला अधिगम को, श्रृंखला चेनिंग के जरिए हम बच्चों को कैसे सेव करते हैं, तो चेनिंग का काम स्किनर ने भी समझाया हुआ है। इसको स्किनर ने भी अपने में समझाया हुआ कि चेनिंग कैसे करते हैं। तो गिलबर्ट ने और स्किनर ने दोनों ने समझाने का काम किया हुआ कि व्यक्ति कैसे सीखता है श्रृंखला में। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक दिन में कोई काम बच्चा नहीं सीख पाता है, उसको धीरे 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 सिखाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई इवेंट तैयार करने हैं, तो इवेंट तैयार का जब फाइनल डे आता है, जब फाइनल आती है फाइनल सीखना, जब कोई फाइनल सीखना होता है तो फाइनल सीखने से पहले क्या करते हैं, कई बार रिहर्सल होता है, 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 तब जाकर के फाइनल होता है। यानी ये छोटा सा पहला स्टेप, या दूसरा स्टेप, या तीसरा स्टेप, या चौथा स्टेप, तब जाकर के पांचवें स्टेप पर होता है। तो ये कैसे होता है, ये एक चेन में होता है। देख रहे हैं ना, चेन में जा रहा है, देख रहे हैं चेन में जा रहा है। पहले शुरू में हम क्या करते हैं, एक ओवरव्यू देते हैं, फिर उस पर हम थोड़ी प्रैक्टिस कराते हैं, फिर प्रैक्टिस कराते हैं, फिर प्रैक्टिस कराते हैं, फिर प्रैक्टिस कराते हैं, फिर प्रैक्टिस कराते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वह चेन बिल्कुल जो है बिल्कुल फाइनल हो जाती है और वहां पे जो है वह तैयार हो जाता है। इसी को उन्होंने कहा चेन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम को समझाने का काम किसने किया था, तो गिलबर्ट ने समझाने का काम किया था और स्किनर ने समझाने का काम किया हुआ था। चलिए अब यहां तक हो गया, ये था उनका तीसरा। अब इसी में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि ये जो समझाने का काम, वैज्ञानिक का जो पदानुक्रमिक है, वो कहीं पूछा जाता है कि पहला कहां आएगा, ये इस तरह से दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि कहीं एक, ध्यान करिए प्रश्न अगर कहीं ऐसे आ जाए, राखो ने क्या चाय पीसू, हाँ तो चलिए, इन्होंने जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक ये दे दिया साइन लर्निंग, और एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया। प्लीज आवाज म्यूट करके रखो, कहां से आवाज आ रही है। तो यहां से अगर ऐसे दे दिया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आप क्या करेंगे, आप पहला ये लिखेंगे, दूसरा ये लिखेंगे, तीसरा ये लिखेंगे, चौथा लिखेंगे। आपको तो पता है कि आपने इस तरह से पढ़ा हुआ है कि पहले संकेत होता है, फिर स्टिमुलस रिस्पांस होता है, फिर चेन होता है, फिर वर्बल होता है। ऐसे करेंगे आप नहीं, आपको ये बीच में नहीं दिया हुआ, तो आपको ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। वो चेनिंग में कह दे कि सब इसको आप सीक्वेंस में लगाइए, तो सीक्वेंस में लगाने के लिए आप ये याद रखेंगे, ये सीक्वेंस नहीं भूलेंगे, इसका सीक्वेंस नहीं भूलेंगे कि सबसे पहले साइन लर्निंग होती है, फिर एसआर लर्निंग होती है, फिर चेन लर्निंग होती है, फिर वर्बल एसोसिएशन लर्निंग होती है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होती है, कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है, रूल लर्निंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होती है। तो इस चेन में आप जाएंगे, इस चेन को अगर आप उलट देंगे तो उलटने पर आपका जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। तो इसको चेन में लगाने का काम, क्रम में लगाने का काम भी पूछा जाता है। जैसे मैं अक्सर रोज एक प्रश्न क्रम में लगाने वाला लेके आता हूं, शाम को एक प्रश्न मेरा रोज जो है वो चेन में लगाने वाला होता है। तो ऐसे ही आप इसको भी ये चेन में लगा करके रखेंगे, इसको सीखे रहेंगे। तो ये हमने बताया आपको कि यहां तक कि संकेत अधिगम होता है, उद्दीपक अधिगम, अनुक्रिया अधिगम होता है, और श्रृंखला अधिगम होता है। यहां तक हमने समझा। आइए इसी में एक और बात करी गई है, जो यह श्रृंखला अधिगम है, श्रृंखला अधिगम को दो चीजों में और बांटा गया है। इसको हम यही समझ लेते हैं कि इसके दो चीज हैं, इसके दो भाग क्या हैं, दोनों भागों को हम यही समझ लेते हैं। एक को कहा गया वर्बल, शाब्दिक, एक को कहा गया शाब्दिक, और दूसरे को कहा गया अशाब्दिक। एक को कहा गया शाब्दिक, जो चेन होता है वह शाब्दिक होती है, और अशाब्दिक होती है, अशाब्दिक। ये भी याद रखिएगा आप लोग। इसको चेन को दो रूपों में बताया गया, एक को कहा गया शाब्दिक और दूसरे को कहा गया अशाब्दिक। शाब्दिक और अशाब्दिक। तो शाब्दिक कैसा होता है, जब भी कोई व्यक्ति जिसको बोल करके बताया जाता है, जहां पे शब्दों का उपयोग होता है, जहां पे शब्दों का उपयोग हो रहा है, भाषा का उपयोग हो रहा है, तो शब्दों का और भाषा का उपयोग करके उसको समझाने का काम, उसको चेनिंग करने का काम किया जाता है, वो होती है शाब्दिक। और जहां पिक्चरों के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, गेस्चर्स के माध्यम से जहां बात होती है, उसे कहते हैं अशाब्दिक। जहां पे चित्रों के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से जहां पे चेनिंग करने की काम होती है, उसको सिखाने का काम, मैंने सिखाना तो बता दिया ना कि क्रमबद्ध सिखाना। तो क्रमबद्ध सिखाने में
शाब्दिक और अशाब्दिक दो होती है। चेनिंग जो है श्रृंखला को याद रखिएगा, ये भी कभी कोई प्रश्न पूछा था कि अधिगम श्रृंखला, जो श्रृंखला अधिगम है वो कितने रूपों में होता है, तो श्रृंखला अधिगम दो रूपों में होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो शाब्दिक में कहते हैं कि जहां पे वर्बल रूप हो या लिखित रूप हो, जहां पे शब्दों का है, जहां शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, वह शब्दों का इस्तेमाल क्या होगा, वो शाब्दिक होगा। वहीं वर्बल, जो नॉन वर्बल होगा, नॉन वर्बल में क्या होगा, नॉन वर्बल में वहां शब्द नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे साइन होगी, या वहां पे जो है वो बॉडी का लैंग्वेज होगा, या फिर वहां पे पिक्चर होगा, तो इसको कहते हैं अशाब्दिक। तो शाब्दिक और अशाब्दिक भी अधिगम जो है ये श्रृंखला अधिगम के तहत आता है। ये हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं शाब्दिक साहचर्य। शाब्दिक साहचर्य में क्या करते हैं, एसोसिएशन करते हैं। यहाँ पे श्रृंखला को ही आगे ले आकर के छोटे छोटे टुकड़ों में जो है तोड़ करके उसको हम आगे एक आगे साहचर्य उसको जोड़ते जाते हैं, जोड़ करके उसको बनाते हैं। अब यही इसको देने का काम, शाब्दिक साहचर्य को देने का काम आसुबेल ने, डेविड आसुबेल ने दिया हुआ है। इसको समझाने का काम किसने किया हुआ है, तो डेविड आसुबेल ने। चलिए मैं इसी को उठा लेता हूं, ये मैं इसको उठा करके यहां लेके आता हूं, ये ध्यान करिएगा। ये जो है शाब्दिक अधिगम को मैं यहां लेके आता हूं। शाब्दिक अधिगम ये यहां पे मैं समझाता हूं। तो शाब्दिक अधिगम को समझाने का काम किसने किया हुआ है, तो डेविड आसुबेल ने। डेविड आसुबेल ने इसको समझाने का काम किया, और डेविड आसुबेल के साथ साथ में अंडरवुड 1904 अंडरवुड ने भी इसको समझाने का काम किया हुआ है। तो ये शाब्दिक अधिगम को डेविड आसुबेल ने डेविड आसुबेल तथा अंडरवुड 1904 अंडरवुड 1964 ने इसको समझाने का काम किया। अब इसमें उन्होंने लोगों ने बताया क्या, इन्होंने बताया डेविड आसुबेल का एक बहुत ही फेमस है, डेविड आसुबेल का लर्निंग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही फेमस है। डेविड आसुबेल को हम समझाते हैं। तो डेविड आसुबेल ने बताया कि सीखना कैसे होता है। डेविड आसुबेल ने भी बताया कि शाब्दिक साहचर्य को, साहचर्य मतलब क्या, एसोसिएशन मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चीज ये है, ये एक चीज और ये चीज यहाँ पे है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, एसोसिएट कर दे रहे हैं, यानी इसको हम जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे कोई एक बीच की चीज ला करके इसको दोनों को जोड़ दे रहे हैं, फिर हम इसी के साथ में इसको जोड़ दे रहे हैं, फिर इसी के साथ में हम इसको जोड़ दे रहे हैं। ये चेनिंग श्रृंखला जैसी बात होती है, यानी छोटे छोटे चीजें जो है उसको हम जोड़ देते हैं, जोड़ करके हम उसको एसोसिएट करके आगे बढ़ाते हैं। इसी को उन्होंने कहा शब्दों के रूप में जब हम किसी बात को आगे बढ़ाते हैं तो वो जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं शाब्दिक साहचर्य। और इसको जोड़ने का काम, इस पर इतना प्रश्न नहीं आता है, बट याद तो जरूर रखना है कि यह जो है प्रश्न, ये शाब्दिक साहचर्य भी इसी का भाग है, गगने ने इसको दिया हुआ है। ये सारे जो मैं समझा रहा हूं, यह नहीं कहेंगे कि यह जो है संकेत अधिगम किसने दिया, पॉलो ने दिया हुआ है, नहीं, ये नहीं कहेंगे, इसको समझाने का काम किया हुआ है। ये जितने भी दिए हुए, ये सारे पॉइंट कितने दिए हुए, गैगने ने दिए हुए, तो ये हम गैगने ही कहेंगे, ना कि हम पॉलो कहें, ना कि हम जो है वो थॉर्नडाइक स्किनर कहें, ना हम गिलबर्ट और डेविड आसुबेल कहें। ये हमको नहीं कहना। ये देने का काम किसने किया हुआ, ये इसको समझाने का काम इन लोगों ने किया हुआ, इसको आगे ले आकर के बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया हुआ, बट देना, ये संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया, श्रृंखला अधिगम, ये देने का काम गहने नहीं किया हुआ है, तो इनको गहने ही कहेंगे, ये इनको समझाने का काम कहेंगे। कभी कभी ये प्रश्न पूछे कि इसको समझाने का काम किसने किया हुआ, तब आप डेविड आसुबेल और अंडरवुड का नाम लेंगे। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि डेविड आसुबेल ने इसी शाब्दिक साहचर्य में सीखने का क्या बताया था। तो सीखने में इन्होंने बताया कि जब कोई सीखना होता है तो सीखने में सबसे पहले रिटेंशन होता है, अभिग्रहण। मतलब क्या करता है व्यक्ति, कहीं कहीं से कुछ चीजें अभिग्रहण करता है। इन्होंने कहा कि अभिग्रहण, डेविड आसुबेल ने बताया सीखने में अभिग्रहण पहले होता है। अभिग्रहण की चर्चा करी। अभिग्रहण करने के बाद फिर कहा कि जो भी कुछ बच्चा सीखता है वह रट करके सीखता है, रटता है और रट करके सीखता है, रटकर सीखना। फिर उन्होंने कहा रटकर सीखने के बाद जो है आगे जाता है, तो फिर उन्होंने कहा खोजपूर्ण तरीके से सीखता है। खोजपूर्ण तरीके से सीखने के बाद फिर उन्होंने कहा आगे जाकर के अर्थपूर्ण तरीके से, तो अर्थपूर्ण तरीके से सीखने को कहा। जो यह चेनिंग करता है वो चेनिंग वो इस तरह से करता है, अर्थपूर्ण सीखना। अब इसमें जो डेविड आसुबेल ने कहा कि इसमें जो सबसे लोवेस्ट है वह क्या है, वह रट करके सीखना और अभिग्रहण करना और रट करके सीखना, यह सबसे लोवेस्ट है। और सबसे हाईएस्ट जो है वो अर्थपूर्ण सीखना है। अर्थपूर्ण सीखना बहुत ही हाईएस्ट, मतलब वो उसको सीखने को जो समझ करके सीखता है।
अर्थ को बना करके सीखता है, वह सबसे बेहतर तरीके का सीखना होता है। तो डेविड आसुबेल ने ये भी समझाने का काम किया होता है, ये भी बताने का काम किया होता है कि अगर कहीं कोई प्रश्न आए आप उसका जवाब दे सकते हैं कि डेविड आसुबेल ने ये 4 पॉइंट बताए हुए थे, अभिग्रहण, रटकर सीखना, खोजपूर्ण और अर्थपूर्ण। तो इसमें जो सबसे लोवेस्ट होता है वह अभिग्रहण होता है और जो सबसे हाईएस्ट होता है वह अर्थपूर्ण सीखना होता है। इसी को उन्होंने अपने शाब्दिक साहचर्य में उन्होंने समझाया, बताया कि सीखने का काम कैसे होता है। शब्दों शब्दों को ये शब्द उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ करके उसको आगे सीखते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पे ये पानी है, ये पानी है, पानी, और यहाँ पे पीना है, पानी है पीना है, पानी है पीना है, और यहाँ पे लड़का, एक लड़का। अब यहाँ पे 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्दों को जोड़ना है, जोड़ करके सिखाना। तो ये बच्चे को इतना तो पता है भाई, इसकी ये पता है, ये पता है, ये पता है, इसको चेनिंग करना उसको पता हो गया। अब ये इसको वाकई पता है, अब ये क्या करेगा, कैसे कैसे इसको सीखेगा, तो कहेगा कि लड़का, लड़का पानी, लड़का पानी पीना, ये इस तरह से इसको जोड़ देगा। तो इसको जोड़ेगा, चेनिंग कैसे करेगा, अपने समझ करके इसको जोड़ेगा, और इसी को कहते हैं शाब्दिक साहचर्य अधिगम। यानी अगर इसको अलग अलग कर देंगे तो मीनिंग नहीं बनेगी, अगर हम इसको इस तरह से लेके आए, लड़का पानी पीना, तो इसका मीनिंग निकल जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा। यही काम करने का काम, बताने का काम इन्होंने किया हुआ है कि ये थोड़ा एडवांस होती है। इसके बाद ये चौथे स्टेप पे आती है, ये भी इन्होंने समझाने का काम किया। चलिए यहां तक हमने सीख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, 5वें को समझ लेते हैं। 5वां क्या है, 5वें को समझते हैं। 5वें को कहा गया विभेद अधिगम। 5वें को कहा गया विभेद अधिगम। विभेद अधिगम, विभेद मतलब क्या, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में विभेद करना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में विभेद करना। कि जैसे मान लीजिए एक टमाटर है और एक सेब है, एक टमाटर और सेब दोनों में विभेद करना, दोनों में डिस्क्रिमिनेट करना कि ये टमाटर का भाव क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और सेब क्या है, सेब का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जब दोनों में विभेद करेंगे, तो दोनों को विभेद करके हम जब सीखेंगे तो उसे कहते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। यहाँ पे उसका आकार हुआ, उसका शेप हुआ, उसका रंग रूप हुआ, उसका हाव भाव हुआ, उस हाव भाव रंग रूप आवाज में जब हम विभेद करके सीखते हैं तो उसी को कहते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। या थोड़े से बढ़ करके आती है, जब बच्चा चीजों को पहले समझ लेता है, कैसे विभेद कैसे करेगा, कैसे विभेद करेगा। आप लोगों ने सीखा होगा, इसको स्किनर ने भी, पियाजे ने भी बताया हुआ, पियाजे ने भी इसको बताया हुआ कि बच्चा जब आगे बढ़ जाता है, स्कीमा बना लेता है, स्कीमा बनाने के बाद वह एजुमिनेशन भी कर लेता है, एजुमिनेशन करने के बाद वो जब एकोमोडेशन में कब जाता है, वह एकोमोडेशन में कब जाता है कि सबसे पहले स्कीमा बनाता है, एजुमिनेशन उसके अंदर उसी नई चीजों को जोड़ते जाता है, बट वह एकोमोडेशन कब करता है, जब नई चीजों में उसको कोई कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को वह दूर करता है प्रयोगों के माध्यम से दूर करके उसको सीखता है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी वस्तु है, उसका रूप, रंग, आकार, उसकी कला, उसका आवाज, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके जब उसमें विभेद करता है, उसी को कहते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो यह हम डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है, एक वस्तु ये है ए और दूसरी वस्तु है बी। अब इसका रंग रूप क्या है, मान लीजिए हम इसको इस तरह से कर दें, ये ए और ये बी, ये। अब हमने कहा ये वाली वस्तु और ये वाली वस्तु दोनों को हमने बता दिया, या हम यहाँ पे, हाँ चलिए यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से कर दिया। देखिए यह ए है, ए में ये कैसा है, ए का ये कलर कैसा है, ए का, तो एक कलर ब्लू कलर का है, और इसमें लिखा क्या है, ये लिखा है, और ये किस में बनाया गया है, तो ये आयताकार में बनाया गया है। अब इसका रूप अलग है, इसका रूप अलग है, हम दोनों में जब अंतर करेंगे, हमने पूछा कि बी कहाँ है, तो बी कहाँ है, तो बच्चा क्या करेगा, बी अगर जानता है तो बी वाले को डिस्क्रिमिनेट करेगा, ये ए और ये बी है तो डिस्क्रिमिनेट करके सीखेगा। हमने कहा बी जो है वह त्रिभुजाकार में लिखा हुआ है, बी त्रिभुजाकार में लिखा हो तो त्रिभुजाकार वो समझेगा कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति वो होगी त्रिभुज, और यह चतुर्भुज। तो ये त्रिभुज और चतुर्भुज रंग, रूप, कलर, आवाज, वाणी, इन सभी चीजों में जब विभेद करके सीखता है तो उसे कहते हैं क्या, विभेद लर्निंग, या उसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। वह उसके अलग अलग रूपों में जब विभेद करता है, तर्क लगा करके उसमें वह अपना ज्ञान बढ़ाता है, उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। चलिए यहां हो गया, अब बात करते हैं संप्रत्यय लर्निंग। संप्रत्यय लर्निंग क्या होती है, थोड़ी सी उसके बाद एडवांस होती है, संप्रत्यय लर्निंग। संप्रत्यय लर्निंग को समझाने का काम टेंडलर ने किया हुआ है। चलिए यहाँ पे ये हो गया बात, ए और बी में अंतर करना, विभेद करना में अंतर करना, ये आपने समझ लिया। चलिए अब बात करते हैं किसकी, संप्रत्यय अधिगम की। संप्रत्यय अधिगम की समझ लेते हैं कि ये क्या है, संप्रत्यय अधिगम। तो संप्रत्यय अधिगम में क्या है, संप्रत्यय अधिगम में क्या होता है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब क्या, कॉन्सेप्ट इतना जल्दी कोई नहीं होता है। कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने आपको ये वस्तु दिखाई, ये आपको वस्तु दिखाई, ये वस्तु है पेन, पेन है,
पेन कैसी है, तो पेन, ये पेन जैसी दिख रही है, पेन, ये पेन मार्कर है, और मार्कर में ये इधर ढक्कन है, इसके अंदर पेन, इसके अंदर इंक होगा। अब ये चीज आपको इतना जल्दी नहीं समझ आएगा, आपने इस चीज को देखा होगा, इसको रियलाइज करा होगा, इसका स्कीमा बनाया होगा, इसको एक बार दो बार प्रयोग किया होगा, प्रयोग करने के बाद ये चीज आपके मन में बैठी, ये मन में आपके बैठी, तो ये आपने कहा कि ये मार्कर है, मार्कर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा। कॉन्सेप्ट जो है संप्रत्यय होता है, संप्रत्यय जो है वह कई बार के प्रयोगों के बाद जो है उसका ज्ञान, उसके कई बार के एजिमुलेशन एकोमोडेशन करने के बाद, उसके विभेदों के बाद वह जो कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। जैसे जैसे मैं एक बार और एक एग्जांपल बताया, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ, कुत्ता और बिल्ली का। कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली, एक बात, वही चीज कुत्ता है और वही बिल्ली है, मतलब कुत्ता है बिल्ली है, दोनों का हाइट सेम है, कलर सेम है, उनका मतलब उनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो सभी सेम है। अब ये दोनों सेम है, तो दोनों को आपने कहा दोनों कुत्ता है, बट जबकि कुत्ते की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, बिल्ली के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। जब कुत्ते ने भाव भाव करना सीखा, भाव भाव करना शुरू किया, जब बिल्ली ने म्याऊ म्याऊ करना शुरू किया, आपने बोला रे इसकी आवाज तो अलग, इसकी आवाज अलग, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो जो भाव भाव करेगा, जो भाव भाव करेगा वह क्या होगा, वह कुत्ता होगा, और जो म्याऊ म्याऊ करेगी वह क्या होगी, बिल्ली होगी। बिल्ली की मूछें होंगी, कुत्ते का मूछ नहीं होगा। कुत्ता जो है हमेशा पूछ हिलाता रहेगा, बिल्ली हमेशा पूछ नहीं हिलाती है। ये उसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिल्ली की आंखें जो है वो बुरी बुरी होती हैं, और जो कुत्ता है कुत्ते का नहीं होता है। तो ऐसे ये कैरेक्टर, कुत्ते का जो मुंह थोड़ा लंबा होता है, बिल्ली का मुंह उतना लंबा नहीं होता, बिल्ली का मुंह चपटा होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप समझ लेंगे तो आप कुत्ते और बिल्ली का कॉन्सेप्ट आपके मन में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये एक समझ लेते हैं, यहाँ पे एक वर्गाकार है, ये आयताकार है, ये वर्गाकार, ये आयताकार है। वर्गाकार को हम चतुर्भुज भी कहते हैं, मतलब उसको हम चतुर्भुज भी कहते हैं। चतुर्भुज क्यों, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, उसको वर्गाकार भी कहते हैं। और जो सभी सेम सेम साकार को उसे हम जो है वर्गाकार भी कहते हैं। तो वर्गाकार और त्रिभुजाकार का दोनों का कॉन्सेप्ट आपके मन में समझ में आ गया है। आपने क्या समझा कि इसकी भुजाएं हैं, इसकी भुजाएं हैं, ये चार भुजा है, इसमें तीन भुजा है, तो तीन भुजा को कहते हैं। एक तीन भुजा का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया, चार भुजा का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट सीखना भी आगे जाकर के विभेद जब करना सीख लेता है कई सारी बातों में, तब उसको आ जाता है कि उसका संप्रत्यय क्या हुआ। तो ये संप्रत्यय देने का काम किया, और इस संप्रत्यय को समझाने का काम किसने किया, कैंडलर ने 1964 में। इसको समझाने का काम किया था कैंडलर ने, ये भी याद रखिएगा, इसको कैंडलर ने समझाने का काम किया था। किसने, तो कैंडलर ने 1964 में समझाने का काम किया था। कैंडलर ने, यह याद रखिएगा, कैंडलर 1964। आवाज नहीं आ रही है, सॉरी हो। हाँ, आवाज अब आ रही है, अच्छा आ रही होगी। तो हम जो है सुबह से हम ये सीखना शुरू कर लेते हैं, रूल के आधार पे। ये क्या है, यहाँ लास्ट ये क्या है, इसको रूल लर्निंग की बात कर रहे हैं। अब अगला वाला बात है ये रूल लर्निंग, ये वाली बात, रूल लर्निंग। रूल लर्निंग में क्या होता है, रूल लर्निंग में इसको हम समझ रहे हैं। तो रूल लर्निंग में हम रूल बना लेते हैं, अपना नियम बनाते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। तो रूल बना करके हम करते हैं, सीखते हैं कि हम इतने बजे ये करेंगे, उतने बजे वो करेंगे, उतने बजे वो करेंगे, उतने बजे वो करेंगे। यानी हम ये पहले ये कर लेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। तो ये अपनी क्या करता है, वह अपना एक रूल बना लेता है, रूल बना करके उस हिसाब से सीखता है। तो सीखता है, तो इसके भी उन्होंने स्टेप बताया, अपने अनुदेशन में इन्होंने बताया, समझाया। इस रूल लर्निंग में उन्होंने अपने कुछ स्टेप बताए, इसको समझ करके रखिए। चलिए, रूल लर्निंग में उन्होंने क्या समझाया, क्या समझाने की बात करी। रूल लर्निंग में उन्होंने बताया क्या, कि उन्होंने बताया कि सबसे पहले व्यक्ति जो है वह अभिप्रेरणा, सबसे पहले अभिप्रेरणा लेके आता है, यानी अभिप्रेरित होता कहीं से। अभिप्रेरित होना, अभिप्रेरित होने के बाद जो है पहला पहला स्टेप अभिप्रेरित होना। दूसरा स्टेप जो है वह स्थानांतरण करना,
दूसरा स्टेप स्थानांतरण करना। जो तीसरा स्टेप है उस तीसरे स्टेप को जो है इन्होंने कहा मापन, उसको मापन करना। जो चौथा स्टेप है, चौथे स्टेप को कहा अधिगम का स्वरूप बनाना, अधिगम का स्वरूप बनाना, अधिगम का स्वरूप निश्चित करना। फिर जो पांचवा उन्होंने बताया, पांचवे की बात करी तो ज्ञान का स्वरूप बनाना, अधिगम का स्वरूप बनाना, फिर ज्ञान का स्वरूप बनाना, ज्ञान का स्वरूप बनाना। फिर जो छठवां उन्होंने बताया, छठवें की चर्चा करी, छठवां उन्होंने कहा अधिगम का उद्देश्य निर्धारित करना, अधिगम का उद्देश्य बनाना। ये इन्होंने बनाया, ये इन्होंने चर्चा करी अपने इसमें, इस रूल लर्निंग में। रूल लर्निंग में इन्होंने बताया क्या, इसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको याद रहे, ये वाला पॉइंट आपको याद रहे। ये चले, तो इसमें इन्होंने क्या कहा रूल लर्निंग में कि अभिप्रेरित होना, पहले अभिप्रेरित होना, कहीं किसी भी चीजों से लेकर के अभिप्रेरित होना, तो फिर उसको अपने रूटीन में लेके आना यानी स्थानांतरित करना, फिर उसको मेजर करना कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कितने समय जग रहे हैं, कितने समय नहीं जग पा रहे हैं। उसके बाद उसको अपने रूटीन में स्वरूप में लेके आना, डेली का डेली लेके आना, स्वरूप में लेके आना, फिर उससे ज्ञान सीखना, ज्ञान का स्वरूप लेके आना, फिर वही जो है अपना उसको उद्देश्य बना लेना कि हमको इसी रूल में इसी आधार पर चलना है, हमको इसी रूल में। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि एक बच्चा रोज आ रहा है, एक बच्चा रोज आ रहा है, जैसे आपके सीनियर्स हैं, सीनियर्स रोज आ रहे हैं, सीनियर्स रोज आ रहे हैं, 10:30 से 5:30 रुक रहे हैं, तो आप उनसे अभिप्रेरित हुए, आप उनसे अभिप्रेरित हुए कि 10:30 से 5:30 हमको भी जाना है। तो आपने क्या किया, अभिप्रेरित होकर के फिर आगे आगे क्या किया, उसी चीज को अपने अंदर ट्रांसफर किया, वो कर रहे थे उसको अपने अंदर ट्रांसफर किया, अभिप्रेरित होकर के उसको अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया। ट्रांसफर करने के बाद आपने उसी को जो है अपने प्रक्रिया में ढालना शुरू किया, उसको मापन किया कि हम कैसे अपने जीवन में हम कैसे लेके जा पाएंगे, हमारा तो शेड्यूल ऑलरेडी बिजी है, उसको हम कैसे ढालेंगे। तो उसने अपने मापन करके उसको अपने अपने रूपों में लिया, तो मापन कर लिया, मापन करने के बाद उसको अपना स्वरूप बनाया, स्वरूप बनाया कि हम अपने रूटीन में कैसे इसको लेके आएंगे, और चलो हम इतना काम कर ले तो इतने में हमारा भी सेट हो जाएगा, 10:30 से 5:30 में हम आ जाएंगे। तो आपने उसका वो सेट कर लिया, फिर आपने ज्ञान उसी को कहां कहां कैसे कैसे सीखेंगे, ज्ञान का स्वरूप किया, और फिर आपने अधिगम जो है डेली अपना स्टार्ट कर लिया। तो इसी तरह से व्यक्ति अधिगम रूल बना करके इन रूल के आधार पे सीखता है। तो इसको भी उन्होंने समझाने का काम किया, शिक्षण में इन्हीं चीजों को लेकर के उन्होंने बताया। यह थोड़ी सी और एडवांस है, ये 7वें प्रकार की लर्निंग है, ये 7वां चरण है, ये सबसे यानी जो 8 चरण में थे, 8 चरण में से सबसे टॉप यानी सेकंड टॉप ये माना जाता है, सेकंड टॉप सबसे लास्ट का टॉप है, मतलब टॉप जो है वो समस्या अधिगम है, और सेकंड टॉप जो है वो ये है। अब बात करते हैं समस्या समाधान। समस्या समाधान की बात करते हैं, समस्या समाधान सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा और सबसे बेहतर है, सबसे बड़ा है सबसे बेहतर है। समस्या समाधान बच्चा कैसे करता है, समस्या समाधान जब वो खुद एक्सपेरिमेंट करता है, जब वो खुद कोऑपरेटिव होकर के लोगों से कोऑपरेटिव होकर के बात करता है, जब वो खुद उसमें ढल जाता है, जब खुद उसमें अपना संज्ञान लगाता है, जब उसमें खुद अपना इंडक्टिव डिडक्टिव या डिडक्टिव हाइपोथेटिकल जब वो करने लगता है, तब जाकर के उसको आ जाता है, वह वो समस्या का समाधान कर लेता है। यह थोड़ा उच्च का होता है, उच्च का होता है, इसको समझाने का काम उन्होंने किया। तो यहाँ पे कोई भी चीज है, कोई भी समस्या, उस समस्या को समाधान करने के लिए व्यक्ति अपना संज्ञान, अपना स्वरूप, अपना पूर्व ज्ञान, अपनी स्टाइल, अपना प्रयोग, सब कुछ जब उसमें शामिल करता है तो उसे कहते हैं समस्या का समाधान। यह समस्या का समाधान सबसे उच्च, इनके सोपानों में सबसे उच्च का माना जाता है, समस्या का समाधान सबसे उच्च और उत्तम माना जाता है, उत्तम माना जाता है। इसमें काम क्या आता है, तो इसमें जो है सबसे टॉप लेवल की क्रिएटिव, सबसे टॉप लेवल का इवेल्युएशन, हम अगर ब्लूम की टेक्सोनॉमी में बात करें तो जो है क्रिएटिविटी या फिर इवेल्युएशन, ये सभी समस्या समाधान के तहत आते हैं, हायर ऑर्डर की थिंकिंग में आती है, या हायर ऑर्डर की थिंकिंग आती है। इसी को इन्होंने सबसे टॉप लेवल का बताया। सबसे निम्न, इसमें सबसे निम्न जो है उन्होंने ये बताया, ये अगर हम इसमें चर्चा करें तो ये जो है सबसे निम्न है, यह सबसे निम्न है संकेत, और यह सबसे उच्च है, यह सबसे उच्च है, यह नीचे की तरफ है और यह ऊपर की तरफ। अगर हम लेके जाएंगे तो यह ऊपर की तरफ, यह नीचे की तरफ आएगा और यह ऊपर की तरफ जाएगा, यह ऊपर की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा, सबसे नीचे फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, यह सबसे टॉप का होगा समस्या समाधान। तो जब भी कभी भी अगर प्रश्न कोई पूछे जब इसको आपको सीक्वेंस में लगाना हो, तो सीक्वेंस में लगाने के लिए कभी पूछे साइन लर्निंग या फिर एसआर लर्निंग, चेन लर्निंग, तो आप उसको जवाब देंगे सीक्वेंस में ही लगाएंगे। यह सीक्वेंस आपको याद रखना है, किसी प्रकार के सीक्वेंस में होता है। 15 मिनट नहीं એવું નથી, અત્યારે જે તૈયારી ચાલુ છે એટલે આપણે લેટ કરવાનું થશે, હું તમને ફોન કરું ત્યારે મોકલો, ત્યાં સુધી ચાલુ રાખો. બરાબર.
यहां तक हो गया हमारा क्या, इनका पदानुक्रमिक सिद्धांत। हमने शुरू में आपको बताया था कि जो इन्होंने गैगने ने 3 रूपों में समझाया हुआ था। गैगने ने 3 रूपों में समझाया था। एक में जो है उन्होंने ब्लूम की टेक्सोनोमी के आधार पे उन्होंने जो है कॉग्निशन, अफेक्शन और साइकोमोटर को समझाया हुआ था। फिर दूसरे में उन्होंने पदानुक्रमिक सिद्धांत को, जो इनकी पुस्तक थी कॉग्निशन ऑफ लर्निंग, उसके आधार पे इन्होंने ये समझाया। फिर आगे जाकर के ये इसी को उन्होंने आगे और एक स्वरूप दिया। उस स्वरूप की हम चर्चा करते हैं आगे, जो है एक और स्वरूप की चर्चा करते हैं, कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये है कंडीशन ऑफ लर्निंग का पार्ट। और हम इसके आगे चर्चा करेंगे 9 इवेंट्स। ये हमने इतना समझ लिया कंडीशन ऑफ लर्निंग में 8 प्रकार का हायरार्की बताई हुई है। 8 प्रकार की हायरार्की हमने समझ लिया। यहाँ पे अगर आपको लिखना हो तो कंडीशन ऑफ लर्निंग लिख लीजिए कहीं। कंडीशन ऑफ लर्निंग ये कौन सी पुस्तक के आधार पे थी, तो कंडीशन ऑफ लर्निंग के आधार पे, कंडीशन ऑफ लर्निंग के आधार पे ये जो है ये बताया हुआ था। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे 9 इवेंट्स क्या थे। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं कि ये 8 प्रकार का इन्होंने हायरार्की दी हुई है। हायरार्की को कुछ इस तरह से इसको कहते हैं हायरार्की मतलब होता है ऑर्डर सबसे टॉप से लोअर या लोअर से टॉप, ये हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब ऑर्डर क्या होता है, सबसे टॉप है, उसके बाद या सबसे लोअर है, लोअर के बाद उसके टॉप ये हम जाते हैं। इसको कहते हैं हायरार्की मतलब पदानुक्रम, पद का अनुक्रम, इसी को कहते हैं पदानुक्रम। तो हायरार्की यानी पद अनुक्रम। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो है उसको संकेत अधिगम माना, जो सबसे बड़ा उसको समस्या समाधान माना। संकेत अधिगम को समझाने का काम जो है पावलोव ने किया हुआ था। तो पावलोव ने बताया कि कोई चीज संकेत है, संकेतों के माध्यम से सीखा जाता है। जैसे कैसे कबूतर, जैसे सिग्नल, जैसे कोई भी वस्तु है उसको हमने अपने मन में बनाया और इसी हिसाब से हमने कार्य करना शुरू कर दिया, तो संकेत माध्यम हो गया। दूसरा माध्यम उन्होंने कहा उद्दीपक और अनुक्रिया, जिसको थॉर्नडाइक और स्किनर ने बनाया कि कोई उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया करता है, उसके आधार पे, यानी उद्दीपक जरूरी है, बिना उद्दीपक के लर्निंग नहीं होगी। तो उद्दीपक को भी यहाँ पे समझाने के काम का, ये दोनों जो है निम्नतम के हैं। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा तो इन्होंने कहा शाब्दिक और अशाब्दिक को चेन में लेके आए। चेन लर्निंग में शाब्दिक और अशाब्दिक को लेके आए, जिसको समझाने का काम गिलबर्ट ने और स्किनर ने किया। गिलबर्ट जी कहते हैं कि शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में जो भी होती है वो शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में चेनिंग करके होती है। चेनिंग करके, इसके मैंने लिए आपको एग्जांपल दिया कि कोई एक बच्चा अगर आया, स्कूल से आया और पानी पी करके वो बॉटल को बाहर रख दे रहा और मम्मी उसको कह रही है कि पानी को बॉटल आपको अंदर रखना है। एक एग्जांपल आप उनका ले सकते हैं कि वह बार करा करके हम उसको चेनिंग करा सकते हैं, उसके ज्ञान को सुधरवा सकते हैं। तो एक जो है लर्निंग वैसी हो सकती है। दूसरी बात जो है वो डेविड आशुबेल ने समझाया, इसको समझाया शाब्दिक साहचर्य अधिगम को समझाया। तो डेविड आशुबेल कहते हैं कि शब्दों को जोड़ करके जो सीखने का काम होता है उसे कहते हैं शाब्दिक साहचर्य। अब इसको उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने 4 प्रकार बताए थे डेविड आशुबेल ने अपने में। ये यहां से नहीं है भाग, ये इनका मैं बता रहा हूं, आपको अलग से सूचना दे रहा हूं। डेविड आशुबेल ने अधिग्रहण करना, रटकर सीखना, खोजपूर्ण सीखना और अर्थपूर्ण सीखना, इसकी चर्चा करी हुई थी। उन्होंने कहा अर्थपूर्ण सीखना जो है वो सबसे टॉप लेवल का होता है। अर्थपूर्ण समझ करके जो सीखता है वही समझदार होता है। और इसमें अंडरवुड 1964 ने भी हमें सहायता करी थी। फिर बात हमने करी थी विभेद अधिगम की। विभेद अधिगम में दो चीजों या 3 चीजों के बीच में जो हम विभेद करके जो कुछ सीखते हैं, अंतर करके जो सीखते हैं, उसे कहा गया क्या, विभेद लर्निंग। हम भी यहाँ पे अक्सर आपको कहते हैं, कोशिश करते हैं कि विभेद करें। विभेद करके जो आपके सामने जब रख देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो विभेद लर्निंग हुई। फिर उसके बाद जो है इन्होंने कहा संप्रत्यय लर्निंग। तो संप्रत्यय कैसे बनेगा, कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, जब हम कई सारी बातों में विभेद कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। जैसे हमको कहा, किसी ने कहा कि एरोप्लेन, और किसी ने कहा बस, और किसी ने कहा छुक छुक ट्रेन। तो अब ट्रेन क्या होती है, बस क्या होती है और एरोप्लेन क्या होती है। अब तीनों में भेद कैसे करेंगे, तीनों में भेद कब कर पाएंगे, जब आप तीनों का कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे। तो एरोप्लेन जो है वो कैसी होती है, एरोप्लेन ऊपर जाती है, जो ट्रेन होती है वो नीचे जाती है, जो बस होती है वो भी बस पे चलती है। तो तीनों का स्वरूप अलग है, तीनों ही ट्रेवल्स के साधन है। तो तीनों का स्वरूप है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना। ये कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है उन्होंने समझाया। फिर बताया रूल लर्निंग। तो जो कुछ भी हम सीखते हैं उसका रूल बना लेते हैं, इस रूल के आधार पे हम सीखेंगे। तो रूल बना करके सीखना उसे कहते हैं रूल लर्निंग, या सेकंड टॉप होता है। और फिर लास्ट में जो सबसे टॉप का होता है उसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, आप लोगों ने इसको सीख लिया, समझ लिया। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग के, 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर यहीं पे फिनिश हो जाएगा। 9 इवेंट्स उन्होंने बताया, हालांकि यह आपका पार्ट नहीं है इसमें, बट फिर भी आपको ये जानना जरूरी है 9 इवेंट्स क्या है उसके। चलिए हो गया तो मिटा दे, हो गया तो मिटा देते हैं। चलिए 9 इवेंट्स क्या है, 9 इवेंट्स भी समझ के रखिए कि कभी अगर प्रश्न आया लर्निंग के 9 इवेंट्स क्या है तो आप उसका जवाब दे पाओ। अभी इसी के साथ में दोबारा गैगने नहीं पढ़ाने आएंगे, ये गैगने ही खत्म हो जाए। हालांकि आपके थियरी में बस इतना ही है,
आपकी थ्योरी में इतना ही और इसी पर प्रश्न पूछा जाता है। और ये मैंने आपको विस्तार में इसलिए बताया, इसके प्रश्न इसी तरह से आते हैं, तो आप इन प्रश्नों को अप्लाइड बेस पे अगर समझे रहेंगे तो इसका जवाब आप अप्लाइड बेस पे दे पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको विस्तार में समझाया है, इसलिए मैंने आपको विस्तार में समझाया। चलिए हम बात करते हैं गैगने का जो है गैगने के अनुदेशन की 9 घटनाएं। गैगने के अनुदेशन की 9 घटनाएं। रॉबर्ट गैगने के अनुदेशन के 9 घटनाएं, 9 इवेंट्स। 9 इवेंट्स क्या क्या है, तो इसको भी इन्होंने उसी ऑर्डर में लिया हुआ है। 9 इवेंट्स कैसे उन्होंने बताया, तो पहला इवेंट उन्होंने बताया, समझाया क्या, गेन अटेंशन। पहला उन्होंने बताया गेन अटेंशन, पहला उन्होंने बताया गेन अटेंशन। दूसरा उन्होंने समझाया कि टेल टेल द लर्नर्स लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, या इसको कहा इन्फॉर्म लर्नर द लर्निंग इन्फॉर्म लर्नर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यह उसके इवेंट बताए। जैसे होता है ना, हम क्या करते हैं, हम लेसन प्लान लेते हैं, लेसन प्लान में जैसा ये इवेंट्स, मतलब यहाँ जब हम यहाँ इसका मतलब क्या है, अनुदेशन का मतलब क्या है, जब भी हम आपको समझाएं, कुछ भी समझाएं तो समझाना कैसे बेहतर होगा, उसको इन्होंने गैगने ने बताया हुआ है कि समझाना इंस्ट्रक्शंस कैसे बेहतर होगा। जैसे हम लेसन प्लान बनाते हैं ना, तो लेसन प्लान में करते क्या है कि लेसन प्लान में हम सबसे पहले प्लान करते हैं, फिर इंट्रो करवाते हैं, फिर प्रेजेंटेशन करवाते हैं, फिर प्रोबिंग क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड वर्क करते हैं, रिइंफोर्समेंट देते हैं, रिकैप्चुलेशन करते हैं, क्लासरूम का मैनेजमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ये तरीका होता है ना, वैसे ही इसको भी इन्होंने तरीका में बताया हुआ है। कि सबसे पहले क्या करना, बच्चों का ध्यान केंद्र करना। बच्चों का ध्यान जब केंद्र हो जाएगा तो आप आसानी से समझ पाओगे। ध्यान केंद्र करना पूरा नहीं है, यहाँ पे बच्चों को बताना कि आप क्या पढ़ाने वाले हो। बच्चों का ध्यान केंद्र करने के बाद ये बताना कि बच्चों आप क्या पढ़ाने वाले, आज आपका लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या सिखाने वाले हो, तो वो बताना। पहले शुरू नहीं हो जाना, ध्यान केंद्र करना, बच्चों का ध्यान केंद्र करने के बाद ये बताना। फिर तीसरे बात में उन्होंने बताया क्या, स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट्स एंड रिकॉल प्रायर लर्निंग। स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग। अब बच्चे को हम भी क्या करते हैं, हम पहले पढ़ाने से पहले शुरू में यही नहीं पढ़ा देते हैं, जो नया कॉन्सेप्ट वो नहीं सिखाते हैं, हम पहले पुराने वाली चीजों को जोड़ते हैं। अगर आप लोग साथ में रहते हैं, हमारे एकदम सामने फेस टू फेस रहते, तो हम आप लोगों से पूछते कल हमने क्या पढ़ा हुआ था, बताओ जरा, तो हम जोड़ते उसको जोड़ने के बाद अगला करते हैं। हो सकता है कि कल वाली पढ़ाई हुई चीज आज आपको याद ना हो, तो हम उसको जोड़ देंगे, तो हमारा जो आगे आज वाला सीखने वाला है वो जुड़ जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि गेन अटेंशन करना, इन्फॉर्म बच्चों को बताना, समझाना कि आज क्या पढ़ाने वाले हो, और उनका पुराना वाला नॉलेज जोड़ना। फिर क्या करना, फिर जो है अपना जो आप पढ़ाने वाले उसको प्रेजेंट करना, उसको जो है वो प्रेजेंट करना, प्रेजेंट द स्टिमुलस। आज आप क्या बताने वाले वो आप स्टिमुलस बताना। फिर स्टिमुलस प्रेजेंट द स्टिमुलस, आज जो आप करने वाले हो उसके बारे में स्टिमुलस देना, वह बताना। फिर उसके बाद क्या करना, तो प्रोवाइड द लर्निंग गाइडेंस। बच्चे को स्टिमुलस देने के बाद जो कुछ आप करने वाले वो करना, साथ साथ में लर्निंग गाइडेंस देना कि इसका ये होगा, इसका जैसे मैंने आपको क्या किया, आज मैंने आपको ये बताया, ऐसे ऐसे मैंने कर दिया, ये मैंने प्रेजेंट कर दिया आपके सामने, ये क्या कर दिया, ये प्रेजेंट कर दिया, स्टिमुलस मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। बट यहाँ पे मैंने आपको एक एक चीजों को समझाया, कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो उसको इन्होंने बताया आगे वाले में, इसको इन्होंने बताया कि आपको गाइड करना, यानी गाइडेंस प्रिंसिपल ऑफ, इन्होंने कहा प्रोवाइड द लर्निंग गाइडेंस। फिर आगे इन्होंने कहा प्रोवाइड द लर्निंग गाइडेंस, बच्चों को गाइडेंस देना। फिर आगे इन्होंने बताया एक्सप्लिसिट द परफॉर्मेंस, बच्चों ने जो किया हुआ है उसको जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करना, उसको बताना, दिखाना कि बच्चों ने क्या जवाब दिया, बताना, देखो इस बच्चे ने जवाब दिया, देखो इस बच्चे ने जवाब दिया। तो उनके जो परफॉर्मेंस है उसको एक्सप्लिसिट करना, उसको बढ़ावा देना, तो एक्सप्लिसिट द परफॉर्मेंस, एलिसिट द परफॉर्मेंस, वो बताना। उसके बाद जो है प्रोवाइड द फीडबैक, बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया उस पर बच्चों को फीडबैक देना, बहुत बढ़िया आपने क्या किया, इसको कहेंगे प्रोवाइड द फीडबैक, प्रोवाइड द
फीडबैक। ये हो गया 9 इवेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 2 और है। असेस द परफॉर्मेंस, बच्चों का जो परफॉर्मेंस उसको असेस करना, असेस द परफॉर्मेंस, असेस द परफॉर्मेंस। और लास्ट में क्या करना कि बच्चों का इनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर, बच्चों का जो ज्ञान है उसको बढ़ाना और उसको ट्रांसफर करना, एक जगह से अप्लाई करना, उसको कहते हैं अप्लाई करना। तो इनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर, ये जो है ये उन्होंने बताया। अदर कॉन्टेक्स्ट, इसको कह सकते हैं टू अदर कॉन्टेक्स्ट। ये 9 प्रकार की घटना है। जैसे लेसन प्लान होता है ना पढ़ाने का, ये भी पढ़ाने का तरीका ही है। यह पढ़ाने का तरीका, ये पढ़ाने का तरीका गैनी ने सुझाया। गैनी ने पढ़ाने का तरीका सुझाया। तो कहीं ये प्रश्न पूछे तो गैनी ने पढ़ाने का तरीका कितने प्रकार का सुझाया, गैनी का इंस्ट्रक्शन प्लान कैसा था। तो गैनी के इंस्ट्रक्शन प्लान में कुल कितने प्लान थे, कितने इवेंट थे, 9 इवेंट थे। कितने इवेंट थे, तो कुल जो है वह कितने थे, 9 इवेंट थे। तो 9 इवेंट्स बताने का काम करेंगे। पहला इवेंट था, पहले को कहा गया गेन अटेंशन, बच्चों का ध्यान केंद्रित करना। दूसरा था बच्चों को पढ़ाने के, जो आप पढ़ाने वाले हो वो उसको इन्फॉर्म करना, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसको इन्फॉर्म करना। फिर ये बताना कि आपने पहले क्या पढ़ा हुआ उसको जोड़ना, जोड़ने के साथ में बच्चों को आज जो पढ़ाने वाला उसको स्टिमुलेट करना, उसको दिखाना, दिखाने के बाद उसको उनको पढ़ाना, उनको गाइड करना, गाइड करते हुए समझाते जाना। फिर उसके बाद जो है बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया है बच्चों से पूछते जाना, बच्चों का परफॉर्मेंस जो है वो निकालना, निकालने में बच्चों को फीडबैक देना। फीडबैक देने के बाद उनका जो परफॉर्मेंस है लास्ट में होता है ना कि हम असेसमेंट करते हैं, तो असेसमेंट करना यानी उनका परफॉर्मेंस चेक करना। फिर लास्ट में क्या, उसके बाद सबसे अंतिम लास्ट में क्या होता है, उसका ज्ञान को दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। मैंने आपको लेसन प्लान मैंने समझाया हुआ था, नहीं टीएलपी मैंने समझाया हुआ था। आप लोगों को याद होगा टीएलपी, मैंने टीएलपी समझाया हुआ था। तो टीएलपी के जैसा ही ये इन्होंने 9 प्रकार का बताया हुआ है। टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस का जैसा ही ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी समझिए ये भी प्रकार का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जबकि इसको गेन ने अपने तरीके से समझाया हुआ। ये हमको याद रखना है गेन ने क्या कहा हुआ है। गेन ने 9 प्रकार का लर्निंग इवेंट बताया हुआ। उन्होंने ये इस तरह से बताया हुआ, जैसे टीएलपी बताया गया कि सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज लेना, मतलब पहले बच्चों को तैयारी करना, तैयारी कराने के बाद फिर बच्चों को जो है वो करना। अभी नहीं करते हो आप, लेसन प्लान बनाते हो तो क्या करते हो, बच्चों का ध्यान, सभी लोग ध्यान केंद्रित करेंगे, बच्चों का ध्यान केंद्रित कराने के लिए कुछ एक्टिविटी कराएंगे या बच्चों को पूछेंगे तुम्हारा मशीन चालू है क्या, ये सब करते हैं ना, तो ये ध्यान केंद्रित कराते हैं। फिर आप करते क्या है, बच्चों को बताते हैं कि आज हम ये बताने वाले हैं, या फिर नमस्ते ये वो, फिर आप बता देते हैं। तो इन्होंने कहा पहले जोड़ दी कि जो आप पढ़ाने वाले उसको पहले बता देना। फिर आप क्या करते हैं कि बच्चों को जो है वो जो कुछ भी बच्चों को पहले का नॉलेज है उसको आप पूछते हो, ताकि आप अपने कंटेंट से जोड़ सको, जो हमने इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात यहाँ पे करी कि रिकॉल द प्रायर लर्निंग। अब उसके बाद आप प्रेजेंटेशन करते हो, तो प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा प्रेजेंट द स्टिमुलस। अब साथ साथ में पढ़ाते जाना और बच्चों को गाइड करते जाना, तो ये दोनों एक साथ में आएंगे। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग करा, जबकि हम क्या करते हैं दोनों एक साथ में ले लेते हैं, प्रोवाइड द स्टिमुलस और प्रोवाइड द लर्निंग इवेंट्स, प्रेजेंट द स्टिमुलस एंड प्रोवाइड द लर्निंग गाइडेंस, ये हम दोनों एक साथ में करते हैं। फिर बच्चों का परफॉर्मेंस, साथ साथ में बच्चों से प्रश्न पूछना, जिसको हम कहते हैं प्रोविंग क्वेश्चंस। तो प्रोविंग क्वेश्चन बच्चों का परफॉर्मेंस से करना और बच्चों को फीडबैक देना, रीइंफोर्समेंट, ये होगा रीइंफोर्समेंट। वही क्या करना, असेसमेंट करना, बच्चों का असेसमेंट करना कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा, वो असेसमेंट करना। फिर बच्चों को उसको आगे बच्चे ने कितना सीखा उसको आगे अप्लाई करना, फॉलो अप लेना, ये होगा जो है वो इनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर टू द अदर कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसे इन्होंने कुल 9 प्रकार के कॉन्टेक्स्ट बताए, ये भी हमको याद करके रखना है। तो रॉबर्ट गैगने ने मैंने आपको बताया कि उन्होंने ब्लूम की तरह पहले उन्होंने 3 रूपों को उन्होंने समझाया कि कॉग्निशन क्या होता है, अफेक्शन क्या होता है, साइकोमोटर क्या होता है, वो समझाया। फिर उन्होंने जो उनका कॉग्निशन ऑफ लर्निंग, जो उनका लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट था, जो वो उन्होंने समझाया, उसमें उन्होंने 8 प्रकार का तरीका बताया, 8 प्रकार की हायरार्की बताई। फिर उन्होंने 9 प्रकार का ये 9 प्रकार के अनुदेशन ये समझाए। तो ये आपको 3 बातें याद रखनी है। एक में था 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता दें कि गैगने को आप कैसे समझेंगे। गैने को आप समझेंगे, इनके 3 रूप ले लीजिए। तीनों रूपों को आप कैसे करेंगे, तो एक में समझेंगे आप टेक्सोनॉमी में क्या, तो टेक्सोनॉमी में कॉग्निशन, अफेक्शन और साइकोमोटर। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो उनकी पुस्तक है उस पुस्तक के आधार पे जो कॉग्निशन ऑफ लर्निंग है, यहाँ पे उसके आधार पे कंडीशन ऑफ लर्निंग के आधार पे 8, और फिर उसके बाद क्या, यहाँ पे इवेंट कितने, 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9, ये चीजें आप याद रखेंगे।
3, 8 और 9 इनको याद रखेंगे और इसे याद करके आप पढ़ लेंगे, पढ़ करके सीख लेंगे। ठीक है,